दीदी, दीदी जल्दी जागिए। दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी दीदी। अरे, रोना बंद करो। तुम लोग अभी तक मेरा कर्ज नहीं चुका पाए हो। 258 रुपये, ये घर, और तुम अब मेरे हुए। हा हा हा, तुम। मेरा सिर इतना क्यों दुख रहा है। दीदी, आप जाग गईं। शीशी, तुम इतनी जवान कैसे हो गई। तुम लोग क्या कर रहे हो। मेरे पास आओ, मुझे छोड़ो। मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत मत करना, मुझे छोड़ो। मेरे पिता सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव के प्रमुख हैं। तुम दोनों ने कर्ज नहीं चुकाया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या मैं वापस आ गई हूं। मां ने हमें पालने के लिए धोखे से ये कर्ज लिया था। उन्होंने हमारी जमीन और घर छीन लिया था और छोटी बहन को भी ले गए, जो कभी वापस नहीं आई। इस जन्म में मैं अपनी मां और छोटी बहन की रक्षा जरूर करूंगी। मैं उन्हें एक बेहतर जीवन दूंगी। कर्ज चुकाने के लिए 5 दिन बचे हैं। मैं तुम्हें जरूर चुका दूंगी। अभी कृपया यहां से जाइए। हा हा हा, 5 दिन, 258 रुपये। हा हा हा, क्या तुम मजाक कर रही हो। हा हा हा, होस्ट खतरे में है। रैंडम इंटेलिजेंस सिस्टम सक्रिय। पता चला है कि आप कर्ज के जाल में फंसी हैं। जानकारी मिली है यांग देजोंग के पिता यांग शेंगली कोऑपरेटिव प्रमुख के कार्यकाल के दौरान फर्जी खाते बनाकर गबन कर रहे थे। कुल 536 रुपये का घोटाला किया है। क्या भगवान मेरी मदद करने आए हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी बहन को गिरवी रख लूंगा। मेरे पास आओ यांग देजोंग, मुझे छोड़ो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता के फर्जी खातों की बात सबको पता चल जाए। दीदी, मुझे छोड़ो। तुम्हें ये कैसे पता चला। बस मेरी बहन को छोड़ो। तुम मुझे 5 दिन का समय दो, मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगी और इस मामले को मैं ऐसे भूल जाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 5 दिन। अगर तुमने पैसे नहीं चुकाए तो मैं वादा करता हूं तुम्हें चिंगशुई गांव में रहने नहीं दूंगा। दीदी, दीदी आप ठीक तो हैं। दीदी, 258 रुपये। दीदी, 5 दिन। 5 दिन में हम इतने पैसे कैसे चुका पाएंगे। क्यों ना हम यहां से भाग चलें। अरे, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। हम कहां जा सकते हैं। और वैसे भी जो लोग कर्ज देते हैं वे सहकारी समिति के प्रमुख हैं। हम उनसे बिल्कुल नहीं बच सकते। तो अब क्या करें। आपकी वर्तमान स्थिति का पता चला है। जानकारी प्राप्त हुई है बाजार में 30वें पेड़ के नीचे आपके पिता झांग मिंग ने 42 युआन छिपा रखे हैं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो। कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। मुझे देखने दो कि वे कहां छिपे हैं। चलो हम बाजार चलते हैं। अरे दीदी, तुम सच में पागल हो गई हो। अभी तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, अब बाजार जाकर क्या करोगी। किसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलो दीदी, तुम्हें पैसे ढूंढने ले जा रही है। हाँ, अरे वाह। सिस्टम ने कहा कि पेड़ के नीचे पैसे हैं। यह वाकई सच निकला। गिनना बंद करो। ये सच में 42 युआन हैं। दीदी ने सोचा भी नहीं था कि पिताजी ने पैसे छिपा रखे थे। तुम्हें ये कैसे पता चला। तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मुझे भी तो याद नहीं आया था। सिस्टम ने भी पहले नहीं बताया था। अरे अभी इस बारे में बात मत करो। घर में सब कुछ यांग देजोंग ने, उस कमीने ने तोड़ फोड़ दिया है। चलो घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं। दीदी, तुम क्या क्या खरीदने वाली हो। हम सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। बर्तन और कढ़ाई, राशन, तेल, नमक और मांस, और थोड़े कपड़े और जूते भी। अच्छा, और तुम्हारी पसंदीदा चावल की नूडल्स भी। दीदी, इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं है। हमें अभी भी 200 से ज्यादा का कर्ज चुकाना है और कोई और नहीं। जरा सोचो, आज हमने बस थोड़ी देर में 40 से ज्यादा कमा लिए। अभी 4 दिन और बाकी हैं। कर्ज चुकाने के लिए काफी हैं। लेकिन दीदी, इस बार तो हमें अचानक मिल गए पिताजी के छिपाए हुए पैसे। पर अगली बार क्या होगा। मुझ पर भरोसा रखो। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। दीदी तुम्हें जरूर एक अच्छी जिंदगी दिलाएगी। मुझे तुम पर भरोसा है दीदी। चलो चलते हैं। शकरकंद, शकरकंद, आकर देखिए। ताजे और बड़े शकरकंद। क्या ये अच्छे नहीं हैं। मुफ्त में नहीं है। क्या हुआ, शकरकंद खाने का मन है। शकरकंद, शकरकंद। बेटी, क्या तुम्हें शकरकंद चाहिए। भाप में पकाओ या उबालो, दोनों तरह से अच्छे लगते हैं। ये कैसे दिए। सिर्फ 9 पैसे प्रति पाउंड। इतने सस्ते। क्या ये आमतौर पर 13 या 15 पैसे में नहीं बिकते। अरे बेटी, तुम काफी समय से बाजार नहीं आए हो, है ना। इस साल शकरकंद की पैदावार बहुत ज्यादा है। लगभग हर घर में ढेर सारा स्टॉक पड़ा है, इसीलिए तो दाम गिर गए हैं। 9 पैसे प्रति किलो। पता नहीं बिक भी पाएगा या नहीं। बेटी, कुछ लेना चाहोगी। अगर तुम ज्यादा खरीदोगी तो मैं तुम्हें और सस्ता लगा दूंगी। बाजार में आपकी उपस्थिति दर्ज की गई। जानकारी प्राप्त हुई, शहर में शकरकंद की भारी कमी है। आज का भाव बढ़कर 40 पैसे प्रति किलो हो गया है। 40 पैसे।
तो फिर मैं इस बाजार का सारा शकरकंद 9 पैसे प्रति किलो के हिसाब से खरीद लेती हूँ, फिर इसे शहर में बेच दूंगी। क्या यह मुनाफे का सौदा नहीं होगा? माता जी, आपका ये सारा शकरकंद मुझे चाहिए। अरे दीदी, अरे शांत रहो, दीदी ने सब सोच रखा है। अरे माता जी, ये सारा शकरकंद पैक कर दीजिए। कुल कितने पैसे हुए? मेरे पास इस टोकरी में लगभग 200 किलो है। तुम मुझे 18 रुपये दे दो। ये सब अब तुम्हारा है, ठेला भी तुम ही रख लो। जी ठीक है, ठीक है। ये लड़की मेरा न बिकने वाला शकरकंद पूरा खरीद लिया और ऊपर से मुझे धन्यवाद भी दे रही है। यह माताजी, इस शकरकंद को शहर ले जाकर बेचूंगी तो 4 गुना मुनाफा होगा और ठेला भी मुफ्त में मिल गया। आखिरकार जवानी का जोश कुछ और ही होता है। हा हा हा। शकरकंद, शकरकंद, अगर तुमने सारा माल नहीं खरीदा होता तो क्या तुम अपने सारे पैसे शकरकंद खरीदने में लगा देती? मेरी प्यारी छोटी बहन, मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हें याद है पिछली बार जब मैं शहर गई थी तो मैंने देखा था कि लोग शकरकंद 40 पैसे प्रति किलो बेच रहे थे। तुम ही बताओ, अगर हम कल शहर जाएं और अपना ये सारा शकरकंद बेच दें। दीदी, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हें नहीं पता, कुछ साल पहले झांग दादा इसी तरह कालाबाजारी के आरोप में पकड़े गए थे। तुम कितनी नादान हो। सुधार और खुले बाजार की नीति को लागू हुए कितने साल हो गए हैं, और फिर सड़कों पर जो छोटे व्यापारी हैं जो कम दाम में खरीद कर ज्यादा में बेचते हैं उन्हें तो कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कभी सरकारी नीतियां बदल गई तो क्या होगा? तुमने पढ़ाई लिखाई कहां छोड़ दी है? यह नीति अब तय हो चुकी है, अब ये दोबारा नहीं बदलेगी। और फिर हमें कर्ज भी तो चुकाना है। शीशी, माफ करना। अभी दीदी ने तुमसे थोड़ा सख्त लहजे में बात की। दीदी, सच कहूं तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या मैं सच में दोबारा स्कूल जा पाऊंगी? अरे नहीं, मैं तो इस छोटी बच्ची को भूल ही गई थी। स्कूल की फीस न भर पाने के कारण तुम काफी समय से स्कूल नहीं गई हो। हाँ, जा पाओगी। दीदी तुमसे वादा करती है, तुम जरूर फिर से स्कूल जा पाओगी। हम आओ, चलो थोड़ा घूमकर देखते हैं। शकरकंद, शकरकंद, अपने खेत के ताजे शकरकंद हैं, जरा आकर देखिए। थोड़ा अच्छे से सजाकर रखो। अरे ये शकरकंद तो बढ़िया हैं। क्या भाव दिए हैं? जी 40 पैसे प्रति किलो। ठीक है, मुझे 2 किलो दे दो। अरे आपकी लोकेशन डिटेक्ट हुई है, तोंगफू रेस्टोरेंट के पास। जानकारी साझा कर रही हूँ। तोंगफू रेस्टोरेंट की लिन यूयू को सोडा पीना है। परिचित होने के बाद क्या संभावना है शकरकंद तोंगफू रेस्टोरेंट को बेचना? शीशी, तुम पहले इस आंटी को कॉल कर दे दो। दीदी तुम्हारे लिए 2 बोतल सोडा लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मुझे प्यास नहीं है। प्यास क्यों नहीं है? देखो शकरकंद खरीदने वाले कितने लोग हैं, इतनी व्यस्त हो तो तुम्हें इनाम तो मिलना ही चाहिए। दीदी के वापस आने का इंतजार करो। ठीक है, जल्दी वापस आना। चलो थोड़ा घूमकर देखते हैं। नमस्ते, 2 बोतल सोडा दीजिए। 30 पैसे। यही लिन यू है ना? बेटा, क्या तुम्हें सोडा पीना है? हम लो, तुम्हारे लिए। बड़ी दीदी, आपका क्या? क्या मेरे पास एक और बोतल नहीं है? अरे बच्चे, तुम्हारे घर के बड़े कहाँ हैं? मेरे पापा ने कहा वो तोंगफू रेस्टोरेंट में पैसे लेने गए हैं। वो बस अभी आते ही होंगे। मैं भी तोंगफू रेस्टोरेंट ही जा रही हूँ। क्या दीदी तुम्हें साथ ले चले? ठीक है। ये क्या हुआ? दीदी, तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा बचे हुए शकरकंद रेस्टोरेंट को बेच दूं। तुमने कहा कि वो नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, पर उन्होंने इतनी बुरी तरह बात की। हम यहाँ बाहर का माल नहीं लेते। छोटा लियू, क्या यूयू अभी तक नहीं आए? ये क्या है? आ गई और अंकल को बताया भी नहीं। तुम्हें सोडा किसने खरीद कर दिया? क्या कहीं कोई तकलीफ है? नहीं, ये मुझे बड़ी दीदी ने दिया है। ओह, ये मैं अपनी बहन के लिए सोडा खरीदने गई थी। रास्ते में ये बच्ची मिल गई। देखा कि इसे पीना है तो मैंने इसे 1 बोतल दे दी। सच में बहुत शर्मिंदा हूं। बच्चे का मन ललचा गया। आपको परेशानी हुई? भविष्य में कुछ भी खरीदना हो तो मुझसे या मम्मी से कहना। अजनबियों को परेशान नहीं करना चाहिए, याद रहेगा। समझ गई मामा। क्या तुम लोग शकरकंद बेचने आए हो? हम छोटा लियू, लड़की के शकरकंद ले आओ तौलने के लिए। जी मालिक। मालिक, तौल दिया है। कुल 42 रुपये 40 पैसे हुए। ओह ठीक है, ये लीजिए पूरे 45 रुपये। बाकी के पैसे आप इसे योयो की देखभाल के लिए रख लीजिए। शुक्रिया, तब तो मैं मना नहीं करूंगा। शुक्रिया मालिक। माँ, शहर से कुछ मिठाइयां लाई हूं, आप चख कर देखिए। क्या तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं? इस तरह पैसे बर्बाद कर रही हो। ये मिठाइयां महंगी भी हैं और पेट भी नहीं भरती। इतनी सी मिठाई के पैसे हमारे घर का आधा महीने का खर्च चल जाता। तियानचैन, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूं।
मेरी उम्र हो चली है, पैर भी ठीक नहीं हो रहे, क्यों ना हम घर वापस चलें। ये पैसे बचाकर अपनी बहन की पढ़ाई के काम आएंगे। माँ, आप बस निश्चिंत रहिए। दीदी अब बहुत काबिल हो गई है, अभी तो बस 1 दिन हुआ है और मैंने 100 से ज्यादा रुपये कमा लिए हैं। कितने? दीदी कह रही थी अभी भी 100 से ज्यादा रुपये बचे हैं। इसलिए माँ, आप बस शहर के अस्पताल में आराम से रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, बस हमारे पैर ठीक हो जाएं, इतना ही काफी है। तियानचेन, माँ को सच बताओ, हमने कोई गलत रास्ता तो नहीं अपनाया? आप बिल्कुल चिंता न करें, ये सब मेहनत की कमाई है। तब तो ठीक है। अरे, ये सब मेरी नाकामी है। तुम लोगों को इतनी छोटी उम्र में बाहर जाकर इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मेरी वजह से तुम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। माँ, मैं अब बड़ी हो गई हूं, मैं पक्का आपको और बहन को खुशहाल जीवन दूंगी। माँ को तुम पर भरोसा है। तियानचेन, माँ को देखने आए हो? हूँ अंकल, मैं ऑपरेशन के पैसे जमा करने आई हूं। अरे, तुम गलत समय पर आए हो। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लियू हुईचुन, उनकी एक जांच रिपोर्ट खो गई है। इन 2 दिनों में वो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं। सुना है वो रिपोर्ट शहर के किसी बड़े अधिकारी की है। कल अधिकारी आने वाले हैं, अगर वो नहीं मिली तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। इस मामले के लिए उन्होंने 100 रुपये का इनाम भी रखा है। आपके गांव के स्वास्थ्य केंद्र में जांच की गई, सूचना मिली है कि लियू हुईचुन की एक महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट खो गई है। वापस पाने के लिए 100 रुपये का इनाम है। अभी वो गांव के स्वास्थ्य केंद्र में मेज की दराज के गुप्त खाने में रखी है। हूँ डॉक्टर, मुझे लगता है मुझे पता है वो रिपोर्ट कहाँ है। कहाँ? क्या? अच्छा, पिछली बार जब मैं अपनी माँ से मिलने आई थी तब मैंने डॉक्टर लियू को देखा था, उन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट दराज में रख दी थी, बिल्कुल उसी दराज के बीच वाले खाने में। यह मुमकिन नहीं है, मैंने ये दराज कई बार उलट पलट कर देख ली है, वहां कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है। वो सच में मेडिकल रिपोर्ट ही थी। तियानचेन, तुम कमाल की हो, तुमने बहुत बड़ी मदद की है। हूँ अंकल, मेरी माँ का ऑपरेशन पक्का सफल होगा। कल मैं माँ को शहर ले जाऊंगी। अरे लो, इनाम की राशि। शुक्रिया हूँ अंकल, यह मेरी माँ के ऑपरेशन का खर्च है। मेरी माँ अब आप पर ही निर्भर है। डॉक्टर हूँ, ठीक है। वैसे हूँ अंकल, मैंने सुना है मेरी माँ की हालत इसलिए बिगड़ी क्योंकि वो एक जड़ी बूटी ढूंढ रही थी, 30 साल पुरानी जंगली जिनसेंग, तभी उनकी यह हालत हुई। आखिर माजरा क्या है? शहर के प्रोफेसर लिन, उनकी बेटी जन्म से ही कमजोर है, उन्होंने 200 रुपये का इनाम रखा है जो उन्हें एक जड़ी बूटी लाकर दे। 30 साल पुरानी जंगली जिनसेंग। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन की पढ़ाई के खर्च के लिए जान जोखिम में डाल रही थी। 200 रुपये का इनाम? सच में? क्या इसमें कोई झूठ हो सकता है? ये जान बचाने का मामला है। कीवत जंगली जिनसेंग का पता चला। सूचना जारी। बाजार के आखिरी छोर पर वांग की जड़ी बूटी की दुकान पर 30 साल पुरानी एक जंगली जिनसेंग है, उनके पास और भी बहुत सी जड़ी बूटियां गोदाम में भरी पड़ी हैं। तुम कहीं खुद तो जंगली जिनसेंग ढूंढने नहीं जा रही? हूं। अरे तियानचेन, मेरी बात मानो, वहां मत जाओ, यह कोई आम सब्जी नहीं है जो आसानी से मिल जाए। देखो अपनी माँ को, अभी भी बिस्तर पर पड़ी है। अरे हूँ अंकल, आप परेशान ना हो, मैं तो बस सोच रही थी। मैं वहां नहीं जाऊंगी, यह अच्छी बात है। तियानचेन, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। माफ करना हूँ अंकल, सिस्टम के साथ मैं एक बार फिर कोशिश करना चाहती हूँ। दीदी, क्या बाजार में सच में जंगली जिनसेंग मिल जाएगी? मुझे यकीन है हमें जरूर मिल जाएगी। 30 साल पुरानी जंगली जिनसेंग इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर मिल भी गई तो कोई और उसे पहले ही खरीद लेगा। हमारा नंबर कहाँ आएगा? अरे दीदी, तुम अचानक रुक क्यों गई? अरे देखो देखो, क्या वो वही है जो हमें जंगली जिनसेंग चाहिए? अरे खरीदना नहीं है तो छुओ मत। चाचा, आपकी दुकान पर ये जंगली जिनसेंग कैसे दे रहे हैं? अलग से नहीं बेचूंगा, अगर आप मेरी दुकान का सारा सामान ले लें तो ये जंगली जिनसेंग 100 रुपये में दे दूंगा। आप ऐसे इंसान क्यों हैं? तभी तो आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। खरीदना है तो खरीदो, वरना रहने दो। हाँ चाचा। वह मेरी बहन अभी ना समझी में बोल गई। आपकी दुकान पर जो सामान है उसका दाम बताइए। ये पीली दाल का क्या भाव है? 20 रुपये प्रति किलो। और यह मशरूम 13 रुपये प्रति किलो। और जो ऊपर रखा है वो लगभग 5 किलो होगा। जंगली जिनसेंग मिलाकर कुल 265 रुपये हुए। मोल भाव मत करना। ठीक है, आइए पैसे लीजिए। चाचा, बात यह है कि आज मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हैं? पैसे नहीं है तो बड़ा बनने का दिखावा क्यों कर रही हो? जाओ जाओ, यहां से जाओ। चाचा, आप ये सारा सामान मुझे दे दीजिए, कल मैं आपको 300 रुपये दे दूंगी। मुझे पैसों की कमी नहीं है। अगर मैं
कल वापस आऊं तो क्या मैं आपके गोदाम का बाकी सामान भी खरीद सकती हूं? आपका गोदाम तो अब तक भर गया होगा। शहर में मेरी जान पहचान है। समय आने पर मैं आपकी मदद कर सकती हूं जमा किए हुए पहाड़ी सामान को और जड़ी बूटियों को बेचने में। शीशी, लगता है बात नहीं बनेगी। चलो यहां से चलते हैं। अरे अरे अरे, दुकान का सारा सामान ले लो। कल आकर माल देख लेना। ये जंगली जिनसेंग तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन कुल 265 रुपये ही होंगे। एक पैसा भी कम नहीं होगा। कोई बात नहीं चाचा, हा हा हा। मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। मेरी बीमारी के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियों की जरूरत है। अगर तुम्हें कहीं मिले तो ले आना। मैं सब खरीद लूंगी। कीमत में तुम्हें कभी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जड़ी बूटी बीनने वालों के पास शायद कुछ और हो। अगर मुझे मिला तो मैं सब तुम्हारे पास ले आऊंगी। अच्छा, और शकरकंद भी। पिछली बार जो शकरकंद लाए थे उनकी गुणवत्ता अच्छी थी। भविष्य में मैं तुमसे और ऑर्डर करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम्हें कितना किलो चाहिए? कम से कम 200 किलो, लेकिन इस बार मात्रा ज्यादा है तो कीमत केवल 35 पैसे प्रति किलो ही दे पाऊंगी। हो गया। आप कब तक करना चाहते हैं? बस इन 2 दिनों में ही, जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। मैं कोशिश करती हूँ। 200 किलो शकरकंद और साथ में जड़ी बूटियां भी। जल्दी से दूसरी गाड़ी का इंतजाम करना होगा। तियानचेन, ये रहा इस बार का माल। अभी जो बात हुई थी हमने तय कर लिया है। आप निश्चिंत रहें सेठ जी, सब मुझ पर छोड़ दें। आपकी स्थिति एयर रेड शेल्टर के पास दर्ज की गई है। सूचना जारी। बरगद के पेड़ के पास वाले पुराने एयर रेड शेल्टर में भारी मात्रा में अनाज और पैसे जमा हैं। कुल मूल्य 732 युआन है। ये शेल्टर तो कब का बंद पड़ा है। वहां इतना सारा अनाज और पैसा कैसे हो सकता है? चलकर देखते हैं। चावल, आटा और इतने सारे पैसे भी। आखिर ये सब यहाँ किसने रखा है? गड़बड़ है, कोई आ रहा है। क्या ये यांग देजोंग और यांग शेंगली नहीं है? सप्लाई और मार्केटिंग कोऑपरेटिव से जो अनाज मैंने चुराया था और खाते के पैसे मैंने सब इसी शेल्टर में छिपा दिया है। मैं काफी समय से यहाँ नजर रखे हुए हूँ। यहाँ कोई नहीं आता। हम बढ़िया काम किया है। सोचा भी नहीं था कि यह शेल्टर बाप बेटे के लिए खजाना बन जाएगा। मुझे ध्यान से सुनना होगा। हाल ही में ऊपर से अधिकारी आए हैं, जरा संभल कर काम करना। मैंने सुना है कि झांग तियानचेन को मेरे फर्जी खातों के बारे में पता चल गया है। तुमने उसे 5 दिन का और समय दे दिया। मैं बस चिंता कर रहा था। चिंता? मुझे लगता है तुम बहुत डरपोक हो गए हो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। उसने कहा कि मैंने फर्जी खाते बनाए हैं। क्या उसके पास कोई सबूत है? अगर होता तो क्या हम अभी तक आजाद घूम रहे होते? वो बस तुम्हें डरा रही थी और तुम डरकर सब सच बोल गए। ये बात बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। अभी ऊपर से लोग निरीक्षण के लिए आए हैं। क्या तुमने सोचा है कि अगर उसने सच में शिकायत कर दी और ऊपर के लोगों ने आकर जांच कर ली तो हम बर्बाद हो जाएंगे? इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाए, जल्दी से इस मामले को रफा दफा करो। मैं अभी जाता हूं। रुको, मैंने अभी कुछ आवाज सुनी। रुको, मैंने अभी कुछ आवाज सुनी। अजीब है, साफ आवाज आ रही थी। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। इस शेल्टर में सिर्फ हवा की आवाज है। सुनो, क्या यही आवाज थी? लगता तो है। पिताजी, शेल्टर के अंदर से हवा की आवाज आ रही है। ये तो सामान्य है। वैसे भी ये सुनसान इलाका है। कौन है वहां? अगर कोई हो भी। ये छेद इतना बड़ा है, एक नजर में ही दिख जाएगा। शायद मैंने गलत सुना होगा। क्या तुमने वही खाता सुरक्षित छिपा दिया? पिताजी, मैं अपना काम कर रही हूं, तुम चिंता मत करो। मुझे डर है कि यह छेद बहुत साफ दिख रहा है। इसे उस थैले के नीचे छिपा दो। गारंटी है कोई नहीं ढूंढ पाएगा। मुझे डर है कि यह छेद बहुत साफ दिख रहा है। इसे उस थैले के नीचे छिपा दो।
गारंटी है कोई नहीं ढूंढ पाएगा। तब तो ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जल्दी बाहर निकलो। बाल बाल बचे पकड़े जाते अभी। थैले के नीचे। वही खाता थैले के नीचे है। कमीने। मिल गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? यांग देजोंग, तुम हमारे घर का सामान उठाने वाले कौन होते हो? क्या इस गांव में कोई कानून नहीं बचा? कर्ज लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा, ये तो नियम है। ये तो तुम लोगों ने खुद साइन किया है। अगर तुम अदालत भी जाओगे तब भी जीत मेरी ही होगी। यांग देजोंग। दीदी, 5 दिन का वादा हुआ था, अभी तो सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। क्या 3 दिन और क्या 5 दिन? मैं बस इतना जानती हूँ कि तुम पर मेरा कर्ज है, 1 महीने से पैसे नहीं लौटाए, अब ये घर और जमीन मेरी हो गई। दीदी, हम पैसे चुका देंगे। हाँ हाँ हाँ, पैसे चुकाओगे? अगर अब पैसे ले भी आओ तो भी कोई फायदा नहीं। यांग देजोंग, मैंने सोचा था पैसे देकर मामला सुलझा लूं, पर तुम तो सिर पर चढ़ रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज यहाँ से तुम 1 फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, आज यहाँ से तुम 1 फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा पाओगे। अच्छा, तो फिर यह घर और जमीन मेरी हुई। क्या तुम्हें मेरी तरफ से 2 सूखी घास की जरूरत है? हाँ हाँ हाँ। तुम, दीदी, चलो इसे पैसे दे देते हैं। इसके पिता सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, हम इनसे नहीं जीत पाएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास रास्ता है। ओह, क्या रास्ता है तुम्हारे पास? अगर तुम अभी अपनी बहन को मुझे सौंप दो तो शायद मेरा दिल पिघल जाए और मैं तुम्हें 2 दिन और जीने दूं। सोचना भी मत। यांग देजोंग, तुम्हारे पिता सहकारी समिति में खरीद की रकम बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, फर्जी बिल बनाकर अपनी जेबें भरते हैं। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? सबूत कहाँ है? अगर सबूत नहीं है तो तुम एक अधिकारी पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, इसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। किसने कहा मेरे पास नहीं है? ये देखो, यही सबूत है। ये खाता वही तो तुम पहचानते ही होगे। ये चीज तुम्हारे पास कैसे आए? ये चीज तुम्हारे पास कैसे आए? गांव वालों, मेरी बात सुनो। यांग शेंगली जब सप्लाई और मार्केटिंग सहकारी समिति के प्रमुख थे तब उन्होंने खरीद के नाम पर फर्जी आंकड़े दिखाए और लोगों के पैसे हड़प लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देकर लोगों का शोषण किया। कुल मिलाकर उन्होंने 539 युआन का गबन किया है। आप सब खुद देख लीजिए। यांग देजोंग, पिछले साल जब मैंने खेती के औजार और खाद खरीदे थे तो उसकी कीमत 32 युआन 50 पैसे थी। तुमने मुझे 68 युआन का बिल थमा दिया। यांग देजोंग, तुम और तुम्हारे पिता ने मेरी शादी के लिए जमा किए पैसे तक ठग लिए। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? यांग देजोंग, तुम्हारे पिता ने मेरे पैसे ठगे और तुमने मौके का फायदा उठाकर मुझे भारी ब्याज पर कर्ज दे दिया। मेरे पास घर की मरम्मत के पैसे तक नहीं बचे। कर्ज चुकाते चुकाते मेरा परिवार बर्बाद हो गया। तुम जैसे इंसान को तो सजा मिलनी ही चाहिए। रुको, शांत हो जाइए। सब लोग शांत हो जाइए। मैं शहर से आया हुआ सचिव हूं। आखिर मामला क्या है? ये सब क्या हो रहा है? लियू सचिव, नमस्ते। मैं शिकायत करना चाहती हूँ। यांग शेंगली जब सहकारी समिति के प्रमुख थे तब उन्होंने सामान की खरीद में हेराफेरी की और गांव वालों की संपत्ति का गबन किया। यांग देजोंग ने इसका फायदा उठाकर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज बांटा और आम लोगों को दबाया। ये रही खाता बही, मैंने इसे देख लिया है। इसमें फर्जी आंकड़े और अतिरिक्त सामान का हिसाब है। ये सब क्या है? लियू सचिव, आप गांव में नहीं रहते इसलिए आप नहीं जानते। इस औरत ने मेरे बेटे से पैसे उधार लिए थे और अब पैसे न चुकाने के लिए ये फर्जी खाता बही बना रही है और भीड़ को भड़काकर कर्ज से बचना चाहती है। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं। सही कहा लियू सचिव, आप खुद देखिए, ये रहा कर्ज का कागज। इसमें जो कर्ज की राशि लिखी है वो इतनी ज्यादा कैसे हो गई? हाँ हाँ हाँ, लियू सचिव, इस मामले में मेरे बेटे से गलती हुई है। हम दोनों एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये लड़की बस मूलधन चुका दे तो मैं उस पर मानहानि का केस नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है? पैसे तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन लियू सचिव, मैं अपनी शिकायत जारी रखूंगी। यांग शेंगली ने न केवल लोगों की संपत्ति का गबन किया है बल्कि अपना घर भी भरा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा भेजे गए अनाज का एक हिस्सा भी हड़प लिया और उसे अपने निजी इस्तेमाल में ले लिया। उसमें भी गबन की गई राशि शामिल है। मुझे पता है कि वो सब कहाँ छिपाया गया है। मैं अभी आप सबको वहां ले जा सकती हूँ। ठीक है, चलो। लियू सचिव, यहाँ पर यांग शेंगली ने इन वर्षों में सरकारी सामान को छिपाकर रखा है और गबन किए हुए पैसे भी यही हैं। मैंने यांग देजोंग की बातों के आधार पर ही यहाँ उनके खातों का पता लगाया है। कौन सा खाता? मैं और मेरा बेटा तो कभी यहाँ आए ही नहीं।
उस समय मेरे पिता की आवाज कितनी गूंज रही थी। तो वो आप थे। सचिव लियू, आप शिकायत करने वालों की रक्षा करेंगे ना? उनकी सुरक्षा का क्या? हाथ छोड़िए। आप मुझे क्या देख रहे हैं? हाथ छोड़िए। सचिव लियू, मैं अभी और शिकायतें दर्ज कराऊंगी। यांग देजोंग जबरन वसूली कर रहा है। उसने अपने गुर्गों को भेजकर हमारे घर का सारा सामान लूट लिया और उसने गुंडे भी रखे हुए हैं। उसने मुझे और मेरी बहन को मारा पीटा। मेरे सिर के पीछे की चोट इसका सबूत है। यांग शेंगली, उसने पैसों का हेरफेर किया है, सरकारी संसाधनों का गबन किया है। यांग देजोंग, उसने जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाई है और उपद्रव फैलाया है। मैं सब कुछ सच सच रिपोर्ट करूंगी। अब तुम लोग जेल जाने की तैयारी करो। दीदी, सब खत्म हो गया। गांव वालों, यांग शेंगली ने फर्जी खाते बनाए। यांग देजोंग ने लोगों को चोट पहुंचाई और उपद्रव मचाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने जो पैसा हड़पा था, मैं अभी हिसाब किताब के अनुसार सबको एक एक करके पैसे लौटा दूंगी। बहुत अच्छा। वांग फुगुई, 36 रुपये 80 पैसे। वांग दादी, 11 रुपये 20 पैसे। बेटी, हमारा वादा तुम भूली तो नहीं? अंकल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं तो बस काम खत्म करके आपके पास आने ही वाली थी। शीशी, मैं उनके साथ जड़ी बूटियां देखने जा रही हूँ। ठीक है दीदी, तुम अपना काम करो। वांग अंकल, क्या ये सब वही हैं? हाँ, ये सब बिक जाएंगे। आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। मैं आपको कम कीमत दे सकती हूँ। यह क्यों? मैं आपको माल सप्लाई करूंगी, बस एक शर्त है, आप इसे रेंशन हर्बल स्टोर को नहीं बेच सकते। क्यों? मैं पहले उनका सप्लाई हुआ करती थी, लेकिन मेरे साथी उनकी नकली दवाएं खाकर मर गए थे। तब से मैंने उन्हें माल देना बंद कर दिया। बस यही बात है। तो क्या आप अभी भी जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं? ठीक है, अब वजन कर लेते हैं। अरे वांग अंकल, ये जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा हैं। क्या मैं वजन करने के बाद इन्हें पहले आपके पास रख सकती हूँ? ठीक है, तुम जितने दिन चाहो रख सकती हो। वैसे उन लोगों का क्या हुआ? यांग देजोंग और यांग शेंगली दोनों पकड़े गए। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है। गांव वालों के पैसे भी वापस मिल गए हैं। अब हमें न केवल कर्ज नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि सचिव लियू की तरफ से 300 रुपये का इनाम भी मिला है। तब तो बहुत अच्छा है। बचे हुए पैसों से मैं तुम्हारे और मां के लिए नए कपड़े खरीद सकती हूँ, और जो बचेंगे उनसे घर का कुछ सामान ले आएंगे। ठीक है। अरे हाँ दीदी, वहां सब कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ सब ठीक है। मैं तुम्हें बताती हूँ, माल बहुत अच्छे से बिका है, लेकिन अगर अगली बार की बात करें तो हम हाथगाड़ी से माल नहीं ले जा पाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है, कल जाकर एक और खरीद लेंगे, है ना? कहना आसान है। हमारे पास जो पैसे हैं उसमें बस एक पुरानी गाड़ी ही आ पाएगी। हम इतनी सस्ती और अच्छी माल ढोने वाली गाड़ी कहां ढूंढेंगे? सूचना, आपको माल धुलाई में समस्या आ रही है। सूचना जारी। छिंशुई गांव के वांग गुओकियांग अपना काम बदल रहे हैं। वे अपनी एक गाड़ी सस्ते में बेचना चाहते हैं। 2000 की मूल कीमत वाली ये हल्की मालगाड़ी वे कम से कम 870 में देने को तैयार हैं। ज्यादा से ज्यादा कुछ और जगह देख लेंगे। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। हम अरे, खुद को गंदा मत करो। तुम्हें क्या मतलब? तुमने कहा था कि मेरे लिए नए कपड़े खरीदोगी। मेरे नए कपड़े? तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं कपड़े खराब कर लूं। झांग तियानचैन और झांग शीशी वहां हैं। डॉक्टर हु, आप आज यहां कोई खबर लेकर आए हैं क्या? हाँ, मेरे पास दो अच्छी खबरें हैं। तुम्हारी मां का ऑपरेशन हो गया है। ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अभी वे शहर के अस्पताल में आराम कर रही हैं। 2 दिनों में वे वापस आ जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हम और दूसरी अच्छी खबर क्या है? दूसरी अच्छी खबर, पिछली बार जो तुम जंगली जिनसेंग लाई थी वो मैंने प्रोफेसर लिन को दे दी। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, खुद अनुभव करना चाहते हैं। क्या मैं? हाँ बिल्कुल, तुम 2 दिन बाद टोंगफू होटल में मिलते हैं। ठीक है। अरे, मुझे तुम्हारी यह गाड़ी काफी ठीक लग रही है। कितने में बेचोगे? अरे भाई, ये गाड़ी तो अगर तुम सच में लेना चाहते हो तो मुझे 1200 दे दो, काम हो जाएगा। ये तो सही सौदा नहीं है। आप देखिए, आपने इसे कितने सालों से चलाया है, इसका पेंट भी उतर चुका है। नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, 1000 में सौदा पक्का करते हैं, दोस्ती बनी रहेगी। 870 में दोगे तो मैं अभी खरीद लूंगी, नहीं तो मैं अभी यहां से चली जाऊंगी। यह
सौदा पक्का। ओह, एक और बात, जब मैं यहां आ रही थी तो मैंने देखा तुम्हारे गांव की जमीन पर हर तरफ संतरे बिखरे पड़े थे। वे सब जमीन पर सड़ रहे थे, उन्हें कोई तोड़ क्यों नहीं रहा है? अरे पता नहीं इस साल क्या हो गया है। गांव में व्यापारियों का एक गिरोह आया था जो पहले 1 रुपये प्रति किलो का थोक भाव था, उसे घटाकर 50 पैसे कर दिया। सब लोग ये बर्दाश्त करने के बजाय कि ये संतरे खेतों में सड़ जाएं, उन्हें उन लोगों को बेचना नहीं चाहते। तो अगर मैं कहूं कि मैं 1 रुपये प्रति किलो के भाव पर तुम्हारे संतरे खरीदने को तैयार हूं, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या सच में? सच में? मैं 2 दिन में आकर ले जाऊंगी। ठीक है बिटिया, तुम बेझिझक आ सकती हो। जब समय आएगा मैं गांव वालों को सूचित कर दूंगा। भाई, मैं आपसे 1 महीने का काम मुफ्त में नहीं करवाऊंगी, मैं आपको 50 दूंगी, कैसा रहेगा? ठीक है, तो फिर आगे से मैं झांक साहिबा को ही परेशान करूंगा। ये रहा किराया 870। ठीक है। सहयोग के लिए शुक्रिया। नमस्ते झांक साहिबा, मैं लिन रुईमिंग हूं। जंगली जिनसेंग के लिए इनाम की घोषणा मैंने ही की थी, और साथ ही मैं लिन यूयू का पिता भी हूं, कियान साहिब का बहनोई। मैंने पहले डॉक्टर हु के जरिए आपसे मिलने का समय लिया था, अब थोड़ी गुस्ताखी करते हुए कियान साहिब, मैंने आपको निजी कमरे में आमंत्रित किया है। उम्मीद है आप पिता की इस छोटी सी भूल का बुरा नहीं मानेंगे। लिन साहिब, डॉक्टर हु से मैंने सुना था कि आपकी एक बेटी है जो काफी बीमार रहती है, क्या वो कहीं? जी हाँ, वो हमारी यूयू ही है। यूयू, बचपन से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने कहा था कि अगर वो दवा न मिले तो शायद वो 7 साल की उम्र तक भी न जी पाए। आपकी जड़ी बूटियों की बदौलत ही मेरी बेटी एक बड़ी मुसीबत से बच पाई है। हमारा पूरा परिवार आपका बहुत आभारी है। लिन साहिब, आप तो पहले ही भुगतान कर चुके हैं। यह बाद में कियान साहिब से बात करके पता चला कि आपने पहले ही हमारी यूयू की मदद की थी। काफी सोच विचार के बाद हमारे पूरे परिवार ने फैसला किया है कि आपको एक छोटा सा उपहार दें। इसे आपको स्वीकार करना ही होगा। ये लेना सही नहीं होगा। पारिश्रमिक तो पारिश्रमिक है, ये तो बस मेरी तरफ से अतिरिक्त आभार है। कृपया इसे मना मत कीजिए। दीदी, ये पहले मिडिल स्कूल का सिफारिश पत्र है, वही पिछले साल वाला जहां के आधे छात्र यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, वही पहला मिडिल स्कूल। मैं वहां जाना चाहती हूं। जी, कियान साहिब से सुना कि आपकी छोटी बहन अभी पढ़ाई कर रही है, मुझे लगा कि आपको इसकी जरूरत होगी। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मैं चाहती हूं कि आप इसे स्वीकार कर लें। दीदी मान जाए ना बड़ी दीदी, ले लीजिए। झांग साहिबा, अपनी छोटी बहन और यूयू का मान रखते हुए इसे स्वीकार कर लीजिए। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है आपको परेशान किया। हमें इस सिफारिश पत्र की वाकई जरूरत थी और वाकई आपको काफी मेहनत करनी पड़ी। कोई बात नहीं, अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो खुशी की बात है। हाँ हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अरे बस अब रहने भी दो, बड़ों छोटों का लिहाज भी कुछ होता है या नहीं। जाओ जाओ। तियान चैन, सामान गिन लिया गया है, कुल 1360। सब यही है। शकरकंद शायद अभी के लिए न लें, हालांकि जड़ी बूटियों और सूखे माल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। क्या आप लंबे समय तक आपूर्ति कर सकती हैं? जी जी, ये भी चलेगा, लेकिन जड़ी बूटी इकट्ठा करने वालों की एक शर्त है, जो जड़ी बूटी इकट्ठा की जाए उसे रेंशन हर्बल स्टोर को नहीं बेचा जा सकता। रेंशन हर्बल स्टोर। मैं समझ गई। ये जड़ी बूटियां हुहू के लिए रखने के अलावा बीमारी के इलाज के लिए जो चाहिए, बाकी मैं अपने भाइयों को बेच दूंगी। मां जुआंग का फूल बाजार। आप समझ रही हैं? हाँ बिल्कुल, जब तक रेंशन हर्बल स्टोर को ना बेचें आप कहीं भी बेच सकती हैं। हाँ, एक बात सुनिए, वो फूलों का बाजार किस लिए है? क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? अरे हम गांव वाले तो बस छोटी मोटी चीजें ही जानते हैं। पैसा मालिक, मेरे पास ये है और कुछ खजूर हैं जो ननकिंग गांव से आए हैं। आप देखिए क्या ये संभव है? थोक बाजार में आने के लिए आपका धन्यवाद। हमें बेचने में मदद करें। जरूर जरूर। अगली बार जब आप खजूर इकट्ठा करें तो उन्हें मेरे भाई मां जियांग के पास ले आइए ताकि वे गुणवत्ता देख सकें और फिर उन्हें बाजार में बेचने के लिए ले जाएं। ठीक है, तो मैं कल आपको भेज दूंगी। धन्यवाद बड़े भाई।
सुबह सुबह। हाँ माँ, बस आराम से लेटी रहो, ज्यादा हिलना डुलना मत। बाकी सब ठीक है, बस मेरे पैर में थोड़ी सूजन है, बाकी सब ठीक है। हाँ सुबह। मैं अस्पताल से कब डिस्चार्ज हो सकती हूँ? मैंने अभी अभी हुहू से बात की और डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा कि आपको आधा महीना और लेटना होगा। क्या? मैं इस शहर के अस्पताल में नहीं रह सकती। मैं सिर्फ कुछ दिनों से यहाँ हूँ और यह असहनीय है। माँ, क्या आप डॉक्टर से बात कर सकती हैं और मुझे पहले डिस्चार्ज करने के लिए कह सकती हैं? बेटी, तुम्हारे पैर की नस और हड्डी में चोट है जो 100 दिन में ठीक होती है। आप सोचिए, आपको सिर्फ आधा महीना लेटना है और यह काफी है। आधा महीना? माँ, मेरी जान को खतरा है। घर की बाकी चीजें मैं और हुहू संभाल लेंगे। आप आराम से लेटी रहिए। हाँ माँ, समय बहुत तेजी से बीतता है। अगर तुम बोर हो रही हो, मैं अगली बार तुम्हारे लिए कुछ सुई धागे ले आऊंगी। ठीक है, मैं समझ गई। यह क्या है? यह क्या है? ये पहले स्कूल से एक परिचय पत्र है। ये तुम्हें कहां से मिला? जरूर, ये शहर के नेताओं से है। देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूं मेरे लिए। बताओ। जरूर तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए ये लिखा होगा। मुझे पता था कि तुम शरारत कर रही होगी। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पक्षपात। ठीक है, ठीक है, जल्दी से सब कुछ समेट लो। माँ बहुत खुश हैं। यह मुश्किल नहीं होगा। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी मेहनत करते हुए देखती हूँ। माँ भी मदद नहीं कर सकती। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माँ, आपने मुझे और शीशी को इतने बड़े किया है। अब हमारा फर्ज है कि हम आपकी देखभाल करें। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो। तियानचेन, अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। माँ, मैं तो शीशी का ख्याल रखना चाहती हूँ, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनती, जैसे कि अब वो स्कूल ही नहीं जा रही है। अरे, ये सब क्या हो रहा है? वो बात ऐसी नहीं है। माँ की टांग ठीक नहीं थी ना, तो मुझे चिंता हो रही थी। माँ की टांग अब ठीक हो चुकी है। तुम्हारे पास तो एडमिशन लेटर भी आ गया है। जल्दी स्कूल जाओ, सुना तुमने? समझ गई माँ। वांग भाई, क्या सच में 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से संतरे खरीदे जा रहे हैं? हाँ, शुरुआत में तो ऐसा नहीं था। 1 रुपये प्रति किलो के भाव से ही खरीद रहे हैं। बाद में उसने इन सब चीजों का वादा किया। ये सब किन एबा का किया धरा है। वो हमारे दाम गिराना चाहता है। सब लोग शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और पहले मेरी बात सुनिए। मेरे प्यारे गांव वालों, आपकी समस्या मुझे पता है। मैं आपकी चिंताओं को भी समझती हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे किसानों का नुकसान हो। अब से आप जो भी संतरे मुझे बेचेंगे, जब तक मैं उन्हें खरीद रही हूं, हमेशा 1 रुपये प्रति किलो के भाव से ही लूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खरीद शुरू हो गई है, खरीद शुरू हो गई है। सब लोग लाइन में लग जाइए। मैं तो कब से किन एबा की हरकतों से तंग आ चुकी थी। दीदी, मेरे संतरे भी ले लीजिए, मेरे संतरे भी खरीद लीजिए। सब लोग आराम से आइए, पहले लाइन बना लेते हैं। सबके संतरे खरीदे जाएंगे। आइए आइए। ₹6 माता जी, आपको कष्ट हुआ। आप अपने संतरे मेरी उस ट्रॉली के बाहर रख दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। अगला व्यक्ति, अगला व्यक्ति। मेरे प्यारे गांव वालों, मुझे खेद है, माफ कीजिएगा। यहाँ मौजूद सभी गाड़ियां भर चुकी हैं। सच कहूं तो आज और नहीं ले पाऊंगी। आप लोग इंतजार करें। मेरा ये बैच अगर अच्छे से बिक गया तो मैं 2 दिन बाद फिर आऊंगी। तब तक बस गुणवत्ता अच्छी रखिएगा। जितना हो सकेगा मैं सब खरीद लूंगी। ठीक है, मुझे खेद है, माफ कीजिएगा। फिर आइएगा। कल हमने देखा था, उन संतरों की गुणवत्ता वाकई बहुत अच्छी थी। तुम लोगों को यहाँ संतरे खरीदने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूँ। शिंगशुई गांव से दफा हो जाओ, वरना मुझे दोष मत देना। किन एबा, तमीज से बात करो। किन एबा, तुम खुद दाम गिराकर संतरे खरीदते हो, वही काफी है। अब दूसरों के काम में दखल क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो चाहोगे वही करोगे? कौन नहीं जानता कि चिंगशुई गांव के संतरे हमेशा से मैं ही खरीदता आया हूँ, और तुम आते ही 1 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदने लगी। क्या ये बाजार में गड़बड़ी नहीं है? संतरे तो पहले 1 रुपये प्रति किलो बिकते थे। तुम्हारे आने के बाद ही तुमने इसे 50 पैसे प्रति किलो पर दबा दिया है। आखिर बाजार की कीमतों के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? अगर तुम संतरे खरीदना ही चाहते हो तो अच्छी कीमत क्यों नहीं देते? लगता है तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। रुक जाओ, रुक जाओ। माँ साहब, आप यहाँ कैसे आए? क्या आप सहमत हैं कि मैं आपको बहुआ बाजार के लिए संतरे की आपूर्ति करूं?
मैं बस संतरे देखने आया हूं। अभी यहां क्या हो रहा था? वो तो बस, मैं तो बस इस लड़की के साथ मजाक कर रहा था। है ना, लड़की? मां साहब, यांग देजोंग जानबूझकर संतरे की खरीद कीमत को 50 पैसे प्रति किलो पर दबा रहा है। मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैं 1 रुपये प्रति किलो की कीमत पर गांव वालों के संतरे खरीदने आई थी। पर यांग देजोंग ने आकर मेरा सामान तोड़ दिया और वो मुझे मारना भी चाहता था। तुम झूठ बोल रही हो, क्या ऐसा है? मां साहब, अभी यांग देजोंग ने हाथ उठाया था और मुझे मारना चाहता था। आपने भी तो देखा है। यांग, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे बीच सहयोग की कोई जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। मां साहब, मेरी बात सुनिए, ये तो बस बाजार में गड़बड़ी फैलाकर कीमतों में हेरफेर कर रहा है। यांग, मैं तो तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहती थी, लेकिन तुम 50 पैसे में खरीद कर मुझे 2 रुपये में बेच रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो? बिल्कुल सही कहा। क्या आप नहीं जानते यांग, मैंने पता लगा लिया है। इस साल थोक बाजार में कीमत 1 रुपये 30 पैसे से 1 रुपये 70 पैसे के बीच है और बाहर ये 2 रुपये 50 पैसे में बिकता है और तुम इसे 50 पैसे में खरीद रहे हो। मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा है और मैंने तुम्हें कभी भी किसानों को इसका हिस्सा देते नहीं देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम सब बस इंतजार करो। क्या आप झांग तियानचन हैं? हाँ मां साहब, मैं ही हूं। अभी बाहर मैंने कुछ बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले संतरे देखे। बाजार में इनकी कीमत 2 रुपये प्रति किलो है, तो मैं 1 रुपये 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से खरीदूंगी। क्या आपको यह मंजूर है? 1 रुपये 80 पैसे, ठीक है। ठीक है, बस एक पल रुकिए, आप सीधे इसे बहुआ बाजार भेज दीजिए, बस इतना काफी है। भाई, क्या इस लड़की का माल वाकई इतना अच्छा है? बिल्कुल, बाजार में लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। वैसे इससे पहले टोंगफू रेस्तरां में जो शकरकंद और पहाड़ी उत्पाद आए थे, वो भी तुमने ही सप्लाई किए थे ना? ओह हाँ, वो भी मैंने ही सप्लाई किए थे। यहाँ की चीजें बेकार नहीं होती। क्या तुम्हें और भी चाहिए? शहर की तुलना में गांव की चीजें हमेशा ताजा होती हैं। अगर तुम टोंगफू रेस्तरां को बेचने के बाद तुम्हारे पास और माल बचे तो सीधे बाजार में मुझे भेज देना। हाँ ठीक है। क्या तुम्हारे पास अभी भी जड़ी बूटियां हैं? बाजार में इनकी बहुत मांग है, बाजार में आते ही सब बिक जाता है। अगर तुम्हारे पास और है तो तुम। मां प्रबंधक को विश्वास नहीं हो रहा, सच में अब और नहीं बची हैं। मां प्रबंधक, आप और मालिक वांग इस चीज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? अरे झांग, आप शायद नहीं जानती, यहाँ चिंगशुई गांव में जड़ी बूटियों का व्यापार देखने में तो सामान्य लगता है, पर असल में लगभग सब कुछ रेंशन हर्बल स्टोर के एकाधिकार में है और उस रेंशन हर्बल स्टोर की जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं। सब लोग मजबूरन ऊंचे दामों पर दवा खरीदने को विवश हैं। हम पहले लगातार जड़ी बूटी किसानों के साथ सहयोग करना चाहते थे ताकि दवाओं की कीमतें कम की जा सकें। शुरुआत में कुछ लोग साथ आए भी थे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। जब मैंने सुना कि यहाँ जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन अब लगता है कि यह भी संभव नहीं होगा। रेंशन हर्बल स्टोर। जानकारी मिली है, वांग इसलिए जड़ी बूटी नहीं तोड़ते क्योंकि उनकी पत्नी कायुन रेंशन हर्बल स्टोर की दवाएं खरीदने में असमर्थ थी और घर पर ही चल बसी। उन्होंने कसम खाई कि अब कभी जड़ी बूटी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन उन्हें अभी भी जड़ी बूटियां उगाने की कला आती है। मां प्रबंधक, अगर मैं कहूं कि मैं जड़ी बूटियों की खरीद जारी रख सकती हूं, अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे और सबसे ऊंचे दाम पर भुगतान करेंगे। ठीक है, पक्का वादा। अरे वांग चाचा, मैं आपसे विनती करती हूं, कृपया मेरी मदद करें। पहाड़ी सामान तो बहुत है, पर जड़ी बूटियां एक भी नहीं है। बेटी, मैंने कहा ना कि मैं अब जड़ी बूटी नहीं तोड़ता। तुम्हारे विनती करने से कुछ नहीं होगा। क्या ये रेंशन हर्बल स्टोर की वजह से है? तुम्हें किसने बताया? वांग चाचा, क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपकी पत्नी कायुन की मौत बेकार जाए? जब तुम जानती हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि रेंशन हर्बल स्टोर के साथ मेरी क्या शर्त थी कि इस जन्म में फिर कभी जड़ी बूटी नहीं तोड़ूंगा। अगर जड़ी बूटी तोड़ नहीं सकते तो क्या अगर हम खुद जड़ी बूटियां उगाएं तो? यह वांग चाचा, मैंने बाजार के साथ बात कर ली है। वे बाजार के सबसे ऊंचे दाम पर हमारी जड़ी बूटियां खरीदेंगे। आपको बस जड़ी बूटियां उगाने की जिम्मेदारी लेनी है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें और मैं हर महीने आपको 100 रुपये दूंगी। क्या यह मंजूर है? पहले भी ऐसा नहीं है कि किसी ने बाजार के साथ सहयोग करने की कोशिश नहीं की, पर सब असफल रहे। अरे, मेरा और बाजार का मां प्रबंधक के साथ दोस्ताना रिश्ता है, हमें रेंशन हर्बल स्टोर का डर नहीं है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जड़ी बूटियां उगाना आता है? हाँ, ये बात सिर्फ मुझे और मेरी पत्नी को पता थी, रेंशन हर्बल स्टोर को भी नहीं पता। अरे, तुमने ये किससे सुना? पहले कायुन ने मेरी जान बचाई थी, मैंने उसे कहते हुए सुना था।
ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूं। तुम पहले वापस जाओ। धन्यवाद वांग चाचा। अरे तुम अभी तक यहां क्या कर रहे हो? वांग चाचा बस। क्या आपके पास वाकई अब कोई जड़ी बूटी नहीं बची है? अरे नादान लड़की, क्या तुमने सारा स्टॉक पहले ही खाली नहीं कर दिया? अब और कहां कुछ बचा होगा? ओह, हालांकि हमारे कुछ साथी हैं, शायद उनके पास कुछ स्टॉक बचा हो। धन्यवाद वांग चाचा। भविष्य में आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मदद मांग लीजिएगा। फिलहाल तो जरूरत नहीं है, लेकिन जल्द ही बारिश होने वाली है। मुझे उन साथियों को सूचित करना होगा और जड़ी बूटी के खेतों की तैयारी भी करनी होगी। ठीक है, मौसम की जानकारी मिली है, बारिश होने वाली है। रिपोर्ट जारी की जा रही है, 2 दिनों के भीतर आपके प्रांत में लगातार भारी बारिश होगी। संतरे की पैदावार पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। संतरे की कीमतों में 100% की बढ़ोतरी होगी। यह 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। लगातार बारिश, क्या ऐसा संभव है? क्या हुआ? ओह कुछ नहीं वांग चाचा, मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले निकलती हूँ। अगर आपको कुछ भी याद आए तो मुझे बुला लीजिएगा। ओह ठीक है, ठीक है। मूसलाधार बारिश। तियानचेन, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? सच है भाई। देखो, उस समय तक अगर लगातार भारी बारिश होती रही और हमने अभी संतरे नहीं तोड़े, तो अगर संतरों में बीमारी लग गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इस बार की फसल तो कट चुकी है, अगली बार के संतरे पकने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। अगर हम समय से पहले तोड़ लें तो मुझे डर है कि गांव वाले सहमत नहीं होंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि बारिश होगी। यहां तो बस सूखा ही रहता है। लगातार बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर सच में लगातार बारिश हो गई तो हम थोड़ी कम फसल काट लेंगे। तो भी कुछ न मिलने से तो बेहतर ही होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? ठीक है, मैं गांव वालों से बात करती हूँ, लेकिन अंत में वे मानेंगे या नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। मैं समझ गई, मैं समझ गई। भाई, आप जल्दी जाइए। ठीक है, मैं गांव वालों से बात करती हूँ, लेकिन अंत में वे मानेंगे या नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। मैं समझ गई, मैं समझ गई। शीशी, शीशी, चिपना बंद करो, मैं वापस आ गई हूँ। शीशी, 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 शी। कीवत झांग शीशी का पता चला। रिपोर्ट जारी की जा रही है, बाजार में जड़ी बूटियों की भारी बिक्री। रेंशन हर्बल स्टोर ने किन्ह दुष्ट से संपर्क किया। झांग शीशी का अपहरण कर शहर के बाहरी इलाके के एक खाली गोदाम में ले जाया गया है। वे इसके जरिए तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंगशुई बाजार को जड़ी बूटियों की आपूर्ति बंद कर दो। रेंशन हर्बल स्टोर, मैं और तुम अब एक साथ नहीं रह सकते। दीदी, अगर तुम छोड़ दोगी तो जड़ी बूटियों और संतरे का यह व्यापार, तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा। तुम ये गैरकानूनी काम कर रहे हो। गैरकानूनी? लड़की, मैं तुम्हें बता दूं, यहां कानून मैं ही हूं। दीदी आप जल्दी भागिए, मेरी चिंता मत कीजिए। शीशी तुम डरो मत। झांग तियानचैन, अगर तुम अपनी मर्जी से छोड़ दोगी संतरे और जड़ी बूटियों का व्यापार, तो मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा और अपनी बहन के साथ यहां से चली जाओ। दीदी ये सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ी और सावधानी बरतती तो वे हमें पकड़ नहीं पाते। शीशी तुम डरो मत, दीदी के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। कोई भी अपनी जगह से मत हिलना। क्या आप लोग ठीक हैं? अपराधी किन क्विबा है। वो दूसरों की सफलता से जलता है। झांग तियानचैन के संतरे के व्यापार से, इसलिए उसने उसकी बहन का अपहरण कर लिया, उसे धमकाने के लिए, ताकि वो यह व्यापार छोड़ दे। अधिकारी, सिर्फ संतरे का व्यापार ही नहीं, जड़ी बूटियों का व्यापार भी शामिल है। क्या आप लोग फिर से पूछताछ नहीं करेंगे? पीड़िता झांग तियानचैन ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय रेंशन हर्बल स्टोर का जिक्र किया था। हमने इस सुराग पर जांच भी की है। पता चला कि किन क्विबा की गतिविधियां मुख्य रूप से यूनिलिंग गांव में केंद्रित हैं। फिलहाल रेंशन हर्बल स्टोर के साथ कोई संबंध नहीं मिला है, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहां से आए इतना बड़ा गोदाम किराए पर लेने के लिए? हमारी जांच के अनुसार ये गोदाम 6 साल पहले ही बंद हो चुका था। अगर किंग क्विबा ने इसे ढूंढ लिया और वहां सामान रखा तो सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। क्या कोई और सवाल है? नहीं, और कुछ नहीं, धन्यवाद अधिकारी। तब हमारे साथ चलिए, वापस चलकर बयान दर्ज करा लीजिए। ठीक है।
पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। तुम्हारी तरफ क्या हाल है, मैंगपिन? एक पुराने किसान से मुझे ये खबर मिली। मैंने पहले ही यूनलिंग गांव के ग्रामीणों से सारे फल तुड़वा लिए थे। ये भी सही है, कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो गई। तुम लड़की किस्मत की धनी हो। अरे योयो कहाँ है? वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। उसकी तबीयत कैसी है? लिन रूइमिंग उसे इलाज के लिए ले गए हैं। आपकी दवाइयों की वजह से अब वो काफी बेहतर है। मेरे भाई से सुना है बाजार में दवाइयां खत्म होने वाली हैं। तुम्हारे पास और कितनी बची हैं? कुछ बची हैं, लेकिन अगर आपको और चाहिए तो बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। मेरी योजना है खुद जड़ी बूटियां उगाने की। उसमें और कितना समय लगेगा? झांग तियानचेन, समय किसी का इंतजार नहीं करता। बेटी, ये जरूरी जड़ी बूटियां तो तैयार हैं, और वे जड़ी बूटी के पौधे मेरे साथी उन्हें जल्द ही भेज देंगे। जहां तक खेत की बात है, मैंने उसका भी काफी कुछ इंतजाम कर लिया है। बस दिक्कत यह है, ये जरूरी जड़ी बूटियां सिर्फ 2 महीने के लिए ही काफी हैं। तुम्हें तो बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियों की जरूरत है बाजार में टिके रहने के लिए। लगता है सिर्फ मेरे खेत के भरोसे नहीं रह सकते जब तक फसल तैयार होगी। वांग अंकल, क्या आप जानते हैं कि और क्या कोई और रास्ता है क्या? इतनी जल्दी क्या है? रास्ता तो है, एक तरीका तो है। अभी आप पर है कि आप पैसा खर्च करना चाहते हैं या नहीं। अगर जड़ी बूटियों की सप्लाई पक्की हो जाए तो मैं तैयार हूं। पहाड़ के पीछे वाली जमीन का क्या? वहां एक खेत है, अभी उसका ढांचा तैयार हो रहा है। वहां की जड़ी बूटियों का क्या? मैं तुम्हें वो दे तो सकता हूं, लेकिन वहां की जड़ी बूटियां बेचने के लिए तुम्हें कस्बे के जमीन प्रबंधन कार्यालय जाना होगा। एक सही रास्ता अपनाना होगा। वहां के उप निदेशक से बात करनी होगी। तुम पूछोगे कि क्या वो आसानी से मान जाएंगे? क्या ये मुश्किल है? ये उतना भी आसान नहीं है। इसके लिए ये चाहिए होगा। मैं समझ गई। मैं कल ही एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाऊंगी। अंदर आ जाओ। तुम कौन हो? उप निदेशक सुन, मैं छिंगशुई गांव की झांग तियानचेन हूं। मैं पट्टे पर लेना चाहती हूं छिंगशुई गांव के पीछे वाली जमीन, ताकि वहां जड़ी बूटियों की खेती कर सकूं। सुना है आप ही इस क्षेत्र को संभालते हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूं। ये मामला। बैठो। जिस जमीन की तुम बात कर रही हो, मुझे पता है। मुझसे पहले भी कुछ लोग संपर्क कर चुके हैं। मेरे लिए यह फैसला लेना मुश्किल है। उप निदेशक सुन की परेशानी मैं समझती हूं। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी भेंट है। तुम ये क्या कर रही हो? हम सरकारी अधिकारी हैं, हमारा काम ही जनता की सेवा करना है, और तुम यहाँ तोहफे लेकर आए हो। ये कैसी बात है? इसे वापस ले जाओ, जल्दी वापस ले जाओ। उप निदेशक सुन, आप ही कहिए। ये सिगरेट मैं खुद नहीं पीती, ये मुझे रिश्तेदारों ने दी थी। सुना है आपको इसका शौक है। मेरा मतलब है, इसलिए लाई हूं ताकि आप चख सकें। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, वैसे तुम अभी अंदर आई थी, क्या काम था? बात यह है कि छिंगशुई गांव के पीछे वाली जमीन के बारे में अभी मैंने कहा कि मैं उसे पट्टे पर लेना चाहती हूं। उप निदेशक सुन, आप देखिए, इस मामले के बारे में मुझे सब पता है। मैंने सब सोच रखा है। देखिए, काफी देर हो चुकी है, मुझे अब खाना खाने जाना चाहिए। बाकी बातें कल करेंगे। पता चला है कि आप टाउनशिप सरकार में हैं। प्रशस्ति पत्र जारी करना, रिपोर्ट प्रकाशित करना। टाउनशिप सरकार का भूमि प्रबंधन विभाग। उप निदेशक सुन शुवानवान, वो सरकारी सचिव ली देवान के बहनोई हैं। वो बाहर किसी और औरत के साथ रह रहे हैं। पता हैप्पी कम्युनिटी में है, इमारत नंबर 5, कमरा नंबर 403। सुन शुवानवान, ये कैसा रवैया है आपका? छिंगशुई गांव के पीछे वाली वो जमीन, क्या अब आपको वो नहीं चाहिए? उप निदेशक सुन, और ये सिगरेट, ये भी आपने ले ली, और पैसे, वो भी आपने देख लिए। आपने ये सब चीजें ले ली हैं। आप यहां नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या आपकी लालच की कोई सीमा नहीं है? तो क्या हुआ? मैं आपको बता दूं, उस जमीन का ठेका आप ले पाएंगे या नहीं, आखिरकार फैसला तो मुझे ही लेना है। जी, लेकिन अगर निदेशक महोदय, आप नहीं। आपका क्या मतलब है? मैंने सुना है आप जो उप निदेशक बने हैं वो सचिव ली की सिफारिश से बने हैं, है ना? और सचिव ली तो अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि
उनके अपने बहनोई बाहर किसी और के साथ रह रहे हैं, तो आपकी इस कुर्सी का क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? बहुत आसान है। चिंगशुई गांव के पीछे वाली वो जमीन बस मुझे वापस दे दीजिए। क्या आपको मंजूर है? मैं वादा करती हूं, इस मामले के बारे में मेरे अलावा, आपके और उस महिला के अलावा, हम तीनों के सिवा चौथा कोई नहीं जानेगा। मैं आपको गारंटी देती हूं, सब आपकी मर्जी से होगा, बस आप मेरी मदद कर दीजिए, इस राज को छुपा लीजिए। तो फिर धन्यवाद। उप निदेशक सुन, लेते रहिए, लेते रहिए। मैं चलती हूं। मैंने जो लिखा है वो सब, क्या ये कमाल का है? सच में बहुत कमाल का है। माँ, आप वापस कैसे आ गईं? माँ, आप देखिए, मैंने कहा था ना। दीदी, उन्हें पक्का याद नहीं होगा कल आपके अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली बात। वह आजकल पैसे कमाने में व्यस्त हैं, इतनी व्यस्त हैं कि पागल हो गई हैं। पैसे कमाना तो अच्छी बात है। तियानचेन, मैंने शीशी से सुना है कि तुम आजकल जड़ी बूटियों का व्यापार कर रही हो। कैसा है? काफी अच्छा है। अरे, क्या तुम्हें पता है, बाजार में जो प्रतिक्रिया मिली है वो मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर है। यहां तक कि डॉक्टर हु भी अपने क्लिनिक में मेरी ही जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता है सब लोग वास्तव में रेंशन हर्बल स्टोर से बहुत परेशान हो चुके थे। ये तो अच्छी बात है। अरे, तुम भी खुद को इतना मत थकाओ। समय पर खाना और सोना बहुत जरूरी है। सुना तुमने? माँ, मैं समझ गई। और अब संतरे का मौसम भी लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए मैंने चिंगशुई गांव के परिवहन का सारा काम फू कियांग को सौंप दिया है। बकवास। दीदी कई दिनों से घर पर नहीं दिखी। दीदी, मैं सच कह रही हूं, मैंने सब कुछ माँ को बता दिया है। अच्छा, तो तुम छोटी शैतान मेरी पीठ पीछे माँ से मेरी बुराई कर रही थी, है ना? अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारी सेहत की चिंता कर रही थी। क्या यह अखबार तुमने खरीदा है? छोटी जड़ी बूटी की बिक्री, हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, हम देखो। दीदी, मेरा लेख अखबार में छप गया है। अखबार वालों ने मुझे काफी अच्छी रॉयल्टी भी दी है। 10 ग्राम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, छोटा उद्योग की निष्पक्षता, उद्योग की निष्पक्षता। अरे वाह, हमारी शीशी सच में बहुत होनहार है, बहुत ही शानदार। कौन जाने, भविष्य में हमारे परिवार से कोई बड़ा विद्वान निकल आए। दीदी, ऐसा मत कहो, ये सब स्कूल और प्रोफेसर लिन की मेहनत है। प्रोफेसर लिन? हाँ, प्रोफेसर लिन सिर्फ प्रांत के ही नहीं, प्रसिद्ध जीव विज्ञान के प्रोफेसर हैं और हमारे पहले हाई स्कूल के विशेष अतिथि शिक्षक भी हैं। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। यो, तुम्हें याद है ना, यो के पिताजी लिन रुइमिंग। यो की तबीयत अब काफी बेहतर है। वो अब हमारे साथ मैदान में खेलने भी आ सकती है, तो वो वही थे। हाँ, प्रोफेसर लिन इन 2 दिनों में हमारे स्कूल पढ़ाने आए थे और उन्होंने मेरा लेख भी पढ़ा। लिखावट तो अच्छी है, मैंने इसे प्रकाशन के लिए भेज दिया है और उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी देर में यू को बाजार ले जाना ताकि तुम्हारी जड़ी बूटियों की जांच हो सके। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे मेरा प्रचार भी हो जाएगा। तियानचेन, सब गड़बड़ हो गया। किसी ने चिंगशुई बाजार के प्रवेश द्वार पर रास्ता रोक रखा है। कह रहे हैं कि तुम्हारी जड़ी बूटियों में खराबी है, जल्दी चलकर देखो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारी जड़ी बूटियां तो पूरी तरह से जांच परख कर चुनी गई हैं, इसमें कोई समस्या नहीं हो सकती। केवल जड़ी बूटी का पता चला। सूचना जारी, रेंशन हर्बल स्टोर के मालिक लियू शिष्टांग की तलाश है। आ गई लियू आंटी चिंगशुई बाजार को बदनाम कर रही हैं, घटिया और नकली दवाएं बेच रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो अनुमान है कि अगले 3 महीनों में बिक्री 50% तक गिर जाएगी। डॉक्टर हु, जल्दी मुझे चिंगशुई बाजार ले चलिए। सब लोग इधर आओ, सब लोग देखो, सब लोग देखो, यह क्या हो रहा है? इधर आओ, इधर आओ, मेरे प्यारे गांव वालों, सब लोग आकर देखो, हमारा चिंगशुई बाजार घटिया जड़ी बूटियां बेच रहा है, जिससे लोगों को उल्टियां और दस्त हो रहे हैं। बस जान जाते जाते बची। मेरी नजर में तो ये दवा नहीं, जहर है। ये जहरीली दवा है। ओह, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। इससे पहले मैं हमेशा रेंशन हर्बल स्टोर से दवा लेती थी, तब तो कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। इस बार मैंने सस्ते के चक्कर में गलती कर दी। मैंने इस चिंगशुई बाजार से दवा ली और नतीजा देखो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कितने बेरहम लोग हैं। बाजार के अंदर नकली दवाएं बेच रहे हैं। क्या इनमें जरा भी इंसानियत नहीं है? बिल्कुल सही, इन नकली दवा बेचने वालों को पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए। मेरी मानो तो रेंशन हर्बल स्टोर से ही दवा खरीदना बेहतर है, भले ही थोड़ी महंगी हो, कम से कम वहां नकली दवा तो नहीं मिलती। बिल्कुल सही, ये लोग वाकई बहुत गिर चुके हैं। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे बाजार की दवाएं स्वास्थ्य विभाग और औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांची गई हैं। यहां घटिया या नकली दवा का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर जांच हो चुकी है
तो जरूर तुम लोग ही कुछ गड़बड़ बेच रहे हो। लियू आंटी के लक्षण कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। लियू आंटी, आपने कौन सी दवा खरीदी थी? कौन सी जड़ी बूटी, और उसे कैसे तैयार किया था? बस वही, कुछ दिन पहले वाली, वो पीली वाली, वो जड़ वाली, वो। तुम कौन हो? तुम मरीज से पूछताछ करने वाली कौन होती हो? लियू आंटी अभी बहुत तकलीफ में है, दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे देखने दीजिए। मां साहब, यह आपका बाजार है, यहां कोई भी कैसे घुस आता है। अगर आपके बाजार में दवा खाकर किसी की जान चली गई तो क्या आप इस जिम्मेदारी को उठा पाएंगे? लियू शिचेंग, तुम यह मत समझो कि थोड़े कपड़े झाड़ लेने से, हुलिया बदलने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। ये रेंशन हर्बल स्टोर के मालिक हैं। ये बाइहुआ बाजार है, आपका रेंशन हर्बल स्टोर नहीं। पीली जड़, तुम हुआंग या पीली जड़ की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, बिल्कुल वही वाली। तब तो ये बहुत अजीब बात है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हुआंग या की औषधीय शक्ति बनाए रखने के लिए जब मैंने लोगों से इसे खुदवाया तो मैंने उन्हें सावधानी बरतने को कहा था। ये भुनी हुई हुआंग या बिल्कुल भी कारण नहीं बन सकती इतनी गंभीर पेट की खराबी का। वो शायद मैं भूल गया हूंगा। वो बस बहुत हुआ। नाटक बंद करो, आपकी नब्ज बिल्कुल स्थिर और मजबूत है, आपको कोई बीमारी नहीं है। आखिर तुम्हें यहां किसने भेजा है? यह नामुमकिन है। लियू शिचेंग, ऐसा लगता है कि आप बहुत चाहते हैं कि आंटी के साथ कुछ बुरा हो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था। क्या आंटी को वाकई इतनी तकलीफ है? फिर उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो ये सब कुछ तुमने खुद ही रचा है, खासकर यहां आकर हंगामा करने के लिए। अच्छी तरह सोच लो, जानबूझकर हंगामा करना, शांति व्यवस्था बिगाड़ना, इसके लिए तुम्हें कानूनी सजा भुगतनी पड़ेगी, कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो उठ खड़ी हुई। ठीक है, मैं बताता हूं, मैं सब सच बता दूंगी। उसने मुझे 10 रुपये दिए थे और मुझे दवाओं का एक पैकेट भी दिया। मुझसे कहा कि यहां आओ, बाइहुआ बाजार को बदनाम करो और कहो कि यहां नकली दवाएं बिकती हैं। काम हो जाने के बाद वो मुझे और 10 रुपये देगा। तुम वाकई बहुत नीच इंसान हो। शुक्र है कि मैंने वो दवा नहीं खाई। दवा का असर कम और जहर ज्यादा होता है। तो तुम वाकई मुझे नकली दवा खिलाना चाहते थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। धोखेबाज, मैंने तुम्हें कब पैसे और दवा दी? अरे तुम, भले ही लियू आंटी नाटक कर रही थी, लेकिन जो जड़ी बूटियां तुम बेच रहे हो, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि हर एक चीज अच्छी है? मैं साबित कर सकता हूं। मैं भी कर सकती हूं। दीदी बहुत अच्छी इंसान है। दीदी ने ही मेरी बीमारी ठीक की है। नमस्ते सबको, मैं प्रांतीय शहर से जीव विज्ञान का डॉक्टर लिन रुइमिंग हूं। मेरी बेटी पहले हमेशा बीमार रहती थी, उसकी सेहत ठीक नहीं थी। ये सब इन्हीं जड़ी बूटियों की बदौलत है। आखिरकार जान तो बच गई। मैं सोच रही हूं कि इन जड़ी बूटियों की गुणवत्ता कैसी है। मुझसे बेहतर यह और कौन जान सकता है। इसीलिए मैं यहां हूं। मैं अपनी साख की गारंटी देती हूं। ये युवती जो जड़ी बूटियां बेच रही है वे बिल्कुल भी घटिया या नकली नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं? कहीं यह उस रेंशन हर्बल स्टोर की तरह सिर्फ दिखावा तो नहीं है? सच में, मेरा बेटा पहले मिडिल स्कूल में पढ़ाई के दौरान उनसे मिल चुका है। प्रांतीय शहर से आए जीव विज्ञान के प्रोफेसर वाकई बहुत काबिल हैं। बिल्कुल सही कहा, इतने बड़े बाजार में नकली दवा कैसे बिक सकती है? क्या वे बस चले गए? इतनी जल्दी चले गए? प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तियान चैन, सच्चाई को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी जड़ी बूटियां कैसी हैं, क्या मुझे खुद नहीं पता होगा? दीदी आप बहुत अच्छी हैं, हम जीत गए। सब दुखी हैं, पर डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए। कितनी दुख की बात है, नाम तो रेंशन दयालु रखा है, पर उन्होंने अपनी दयालुता खो दी है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुझे लगता है हमेशा कोई न कोई अपनी ईमानदारी बनाए रखेगा। वांग अंकल, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? क्या अगली खेप की जड़ी बूटियां तैयार हैं? झांक बॉस, आप वाकई मुझे बहुत काम में लगा देती हैं। अरे वांग अंकल, आपको क्या हो गया है? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप खुश नहीं होंगे। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। हाल ही में जड़ी बूटियों की मांग बहुत बढ़ गई है। आपने कई बार ऑर्डर के लिए दबाव डाला है, लेकिन जड़ी बूटियां उगाने वाला तो मैं अकेला हूँ। मेरे साथियों को भी जोड़ लूं तो भी मैं आपके लिए इतनी सारी जड़ी बूटियां कहां से लाऊं? जी 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 जी, यह मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया। वांग अंकल, इस हफ्ते मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ और लोग भर्ती कर लाती हूँ। लोग तो मिल जाएंगे, पर इन खेतों का क्या होगा? आप सोचिए,
क्या हमारे गांव के लोग काम नहीं कर सकते? आप सोचिए, हमारे गांव के लोग पास में ही रहते हैं, प्रबंधन करना आसान होगा। अब तो हर घर के पास अपनी जमीन है। आजकल गांव में बाहर काम करने जाने वाले बहुत लोग हैं, वे खेत तो खाली ही पड़े हैं। और फिर मेरे पास अब थोड़े पैसे भी हैं। मैं चाहती हूं कि गांव वालों के साथ मिलकर तरक्की करूं। मुझे लगता है यह मुमकिन है। जड़ी बूटी की खेती भी तो खेती ही है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। ठीक है, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, चाचा चाची और सभी लोग, आप सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैंने आप सभी के साथ कृषि उत्पादों की खेती से लेकर जड़ी बूटियों की खेती तक काफी मुनाफा कमाया है। इसीलिए अब इंसान को हमेशा आभारी होना चाहिए। अब समय आ गया है कि मैं आप सभी को वापस कुछ दूं। अब आप सभी को सूचित करने का समय आ गया है। तो फिर मैं अब एक समूह बनाने की तैयारी कर रही हूं। चिंगशुई गांव जड़ी बूटी खेती आपसी सहयोग समूह। वहां जड़ी बूटियां इकट्ठा करेंगे और तकनीकी मार्गदर्शन देंगे। तब हम सब मिलकर खेती करेंगे और साथ में पैसे कमाएंगे। ठीक है, आप सब निश्चिंत रहें। मेरे परिवार में पीढ़ियों से जड़ी बूटियां उगाने और इकट्ठा करने का काम होता आया है। रेंशन हर्बल स्टोर पर जो जड़ी बूटियां बिकती हैं, वे सब मेरी उगाई हुई हैं। ये जड़ी बूटी की खेती भी सामान्य खेती जैसी ही है। यह मुश्किल नहीं है। मैं जो कुछ भी जानती हूं वो सब आप लोगों को सिखा दूंगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा है कि झांग तियानचैन जड़ी बूटियों से खूब पैसे कमा रही है। मेरा भी बहुत पहले से मन था कि मैं भी खेती करूं। तियानचैन, हम ये जड़ी बूटियां उगा तो लेंगे, और बेचेंगे किसे? कहीं ऐसा ना हो कि पिछले सालों की मूली की तरह सब खेत में ही सड़ जाए। मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। जब आप सभी अपनी जड़ी बूटियां तैयार कर लेंगे तो मैं उन सबको लेकर रेंशन हर्बल स्टोर पर बेचने जाऊंगी। मैंने रेंशन हर्बल स्टोर के महाप्रबंधक से बात कर ली है। महाप्रबंधक ने कहा है कि अगर हमारी जड़ी बूटियां अच्छी गुणवत्ता की होंगी तो वे सारी खरीद लेंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बीजों का क्या और खाद का इंतजाम कैसे होगा? हमारे पास तो इन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सही कहा, इस बारे में भी मैंने सोच लिया है। शुरुआती दौर में शेड, तकनीक, बीज और खाद, ये सब मैं उपलब्ध कराऊंगी। आप लोगों को बस खेती पर ध्यान देना है। जब हम साथ मिलकर मुनाफा कमा लेंगे तब लागत काटकर बाकी पैसे आप सब में बांट दिए जाएंगे। क्या आप सबको यह मंजूर है? मंजूर है। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैं भी शामिल हूँ। ये रास्ता बिल्कुल सही है। तियानचैन, मेरे परिवार का नाम भी लिख लो। मुझे भी शामिल करो। मुझे भी। मैं भी करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप सब थोड़ा धैर्य रखें। अगर आप में से कोई और भी जुड़ना चाहता है तो वांग अंकल के पास जाकर अपना नाम दर्ज करवा लें। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे, मेरा जड़ी बूटी का व्यापार अब धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। काम भी काफी अच्छा चल रहा है ना? बाजार के लोगों ने मुझे बताया कि हाल ही में कुछ लोग हमारी जड़ी बूटियों की नकल कर रहे हैं। ओह! गांव वाले अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मां प्रबंधक ने कहा है कि मुझे अपने जड़ी बूटी के व्यापार का एक नया नाम रख लेना चाहिए। अरे, ये तो बहुत आसान है। कोई भी नाम रख लो। देखो, चिंगशुई गांव जड़ी बूटी, झांग जड़ी बूटी, तियानचैन जड़ी बूटी। अरे, मैंने तो बस ऐसे ही सुझाव दिए हैं। ये तो बस कुछ ही नाम है। नहीं, यह नहीं चलेगा। नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को याद रहे और लोगों का भरोसा भी जीत सके, ताकि लोग उसे एक बार में ही याद रख सकें। दीदी, माँ, मैं वापस आ गई। अरे, यह क्या हो रहा है? सबके चेहरे इतने उदास क्यों हैं? लगता है सारी खुशियां कहीं खो गई हैं। माँ, यह बहुत गंभीर मामला है। देखो, ये लियाओ नदी है। वहां बाढ़ आ गई है और कई इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। घर ढह गए हैं। बहुत से लोगों के पास न रहने की जगह है, न खाने को खाना। अभी के लिए पूरे देश भर में राहत सामग्री और चंदा इकट्ठा किया जा रहा है बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए। ओह, कितनी बड़ी आपदा है। अभी तो हालात थोड़े बेहतर हुए ही थे, फिर यह मुसीबत कैसे आ गई? कुदरत भी मेहरबान नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इसी काम के लिए शहर से लियू सचिव भी आए हैं। उन्होंने गांव के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे एक दान पेटी रखी है। हमारे स्कूल के कई छात्र भी वहां मदद करने गए हैं। लेकिन दिन भर में देखने वाले तो बहुत आते हैं, पर दान देने वाले बहुत कम हैं। मेरी प्यारी बहन, क्या वो दान पेटी अभी भी वही है? हाँ, वो पिछले कुछ दिनों से वही है। मैं बस खाना खाने घर आई थी। खाना खाकर मैं तुरंत मदद के लिए वापस जाऊंगी। ठीक है, तुम पैसे लो। चलो मेरे साथ गांव के चौराहे पर चलो। अरे, बहुत अच्छा। ये दोनों बेटियां अब बड़ी हो गई हैं।
जब एक पर मुसीबत आती है तो सब मदद करते हैं। ग्रामीणों, हम छिंगशुई गांव के लोगों ने भी मुसीबतें देखी हैं। हम जानते हैं कि वो दर्द कैसा होता है। अब लियाओ नदी के उस पार के लोग मुसीबत में हैं। बुजुर्गों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप में से जिसके पास जितना हो थोड़ा दान करें। यह आपकी तरफ से एक छोटी सी मदद होगी। बेचारे बहुत मुसीबत में हैं, लेकिन आजकल किसके पास दूसरों की मदद के लिए फालतू पैसे हैं। मुझे अपने बेटे की शादी भी तो करनी है। सही बात है। दान दान बस दान ही मांगते रहते हैं। हमने तो कभी किसी को हमारे लिए दान देते नहीं देखा। लोग वाकई बहुत बुरी हालत में हैं। अपनी तरफ से थोड़ी मदद तो कर ही सकते हैं। सचिव जी, मैं 1 रुपया दान करती हूं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद वांग दादा। सरकार और जनता आपकी इस मदद को हमेशा याद रखेगी। मुझे विश्वास है कि बाढ़ प्रभावित लोग इस मुश्किल घड़ी से जरूर बाहर निकल आएंगे। ली शिक्षक, इसे दर्ज कर लीजिए। वांग दादा ने 1 रुपया दान दिया है। ठीक है। अरे ली शिक्षक, अभी तक कुल कितना चंदा जमा हुआ? 100 रुपये से थोड़ा ज्यादा। एक छोटे से गांव के हिसाब से ये काफी अच्छी राशि है। अरे ये तो बहुत कम है। मैं 1000 रुपये दान करती हूं। सचिव जी, मैं 1000 रुपये का दान देती हूं। क्या तुम पक्का कह रही हो? जी हाँ, मैं पक्का कह रही हूँ। एक डॉक्टर का दिल हमेशा दयालु होता है। अगर इतने सारे लोग आपदा में फंसे हों और मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं, तो मैं भविष्य में अपना जड़ी बूटी का व्यापार कैसे करूंगी और अपनी अंतरात्मा को क्या जवाब दूंगी? बहुत अच्छा। हूँ सर। लिख लीजिए। ठीक है। वैसे तियानचैन, क्या तुमने अपने जड़ी बूटी के व्यवसाय का नाम सोच लिया? हम गांव वाले ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं। पूरा दिन सोचा पर कोई अच्छा नाम नहीं सूझा। सचिव जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हूँ सर। रेंशन हर्बल स्टोर लिख लीजिए। झांग तियानचैन ने 1000 का दान दिया है। रेंशन हर्बल स्टोर। लियू सचिव, क्या ये नाम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये रेंशन सिर्फ एक नाम नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर हर कोई तुम्हारी तरह गुणवत्ता और ईमानदारी का ध्यान रखे तो दुनिया कितनी बेहतर हो जाए। तियानचैन, ये तुम्हारे लिए है। लोगों की सेवा करना ही असली मानवता है। यही तो रेंशन का सार है। भविष्य में कोई भी समस्या हो, बेझिझक मेरे पास आना। अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद सचिव जी। हूँ सर। तियानचैन वाकई व्यापार की माहिर खिलाड़ी है। सचिव जी, क्या आपको सच में लगता है कि तियानचैन सिर्फ व्यापार करना जानती है? उसने 1000 रुपये में लोगों का भरोसा जीत लिया है और सरकार की मान्यता भी। तुम ही बताओ, क्या हमारे छिंगशुई गांव का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ? ठीक है, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। मैं भी शहर जा रहा हूं। तियानचैन, क्या तुम पक्का यही इस्तेमाल करोगी? हाँ, ये सचिव जी के अपने हाथों से लिखा गया है। तियानचैन, रेंशन तो तियान ही शहर का पुराना और मशहूर नाम है। तुम्हारा ये नाम, क्या तुम जानबूझकर उनसे टकरा रही हो? अगर वे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या तियान ही शहर उन्हीं की जागीर है? मैंने कह दिया ना, तुम इसे नहीं बदल सकती। रेंशन, तुम भी क्या याद रखोगी? मेरी दुकान के बोर्ड को उखाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? इसे तोड़ डालो। अरे लियू शिचेंग, क्या तुम मेरे बाजार में हंगामा करना चाहते हो? मां अध्यक्ष, आप ये क्या कह रहे हैं? ये रेंशन नाम मेरे दादाजी के समय से तियान ही शहर में मशहूर है। अब अचानक ये रेंशन कहां से आ गया? न सिर्फ हमारा व्यापार छीन रहे हैं, बल्कि हमसे ज्यादा अकड़ भी दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से यह गलत प्रतिस्पर्धा है। यह व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो हमारी रेंशन दवा की दुकान की इज्जत कहां रहेगी? जब तुम लोगों ने घटिया जड़ी बूटियों से हमें फंसाया था और जब तुम किसानों का पैसा काटते थे और जड़ी बूटी बीनने वालों को ठगते थे, तब क्या तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता थी? जो काम तुमने किए हैं, क्या तुम उनके लायक हो? क्या तुम रेंशन के मानवता शब्द के हकदार हो? अब तुम मुझसे इज्जत की बात कर रहे हो। तुम लोगों ने अपनी इज्जत बहुत पहले ही खो दी है। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज ये बोर्ड यहां से हटना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। चलो। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? लियू शिचेंग, छिंगशुई बाजार में आपकी उपस्थिति दर्ज की गई है। सूचना जारी करें। सचिव लियू साथ ला रहे हैं। प्रांत की ओर से मिला ईमानदार व्यापार का सम्मान। छिंगशुई बाजार की ओर प्रस्थान। उम्मीद है कि यह आपके रेंशन हर्बल स्टोर का नाम और रोशन करेगा। क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? हमारे साथ ऐसा करने का यही अंजाम होता है। रेंशन, मैं भी तो देखूं, तियान ही शहर में और कौन सी दुकान है
जो रेंशन नाम इस्तेमाल करने की हिम्मत करे, तुम लोगों का ये रेन नाम, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सचिव लियू, आप ही न्याय करें। ये झांग तियानचैन हमारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमारी लोकप्रियता का फायदा उठा रही है, हमारा व्यापार छीनना तो दूर, ऊपर से रेंशन हर्बल होने का दावा भी कर रही है। अपनी औकात तो देख ले कि इसे संभाल भी पाएगी या नहीं, वो रेंशन हर्बल ही है। इसमें नाम चुराने वाली कौन सी बात है? जी जी जी, चाचा लियू, आप सही कह रहे हैं, हमारा रेंशन हर्बल स्टोर इतने सालों से, नेताओं के आशीर्वाद से, इतने सालों से यह नाम इस्तेमाल कर रहा है। हम इन धोखेबाजों को नाम खराब करने की इजाजत नहीं दे सकते। रेंशन हर्बल नाम मैंने रखा था, क्या अब मैं भी तुम्हारी नजर में धोखेबाज बन गई? वो पैसे वापस ले लो। क्या यह अधिकारियों को रिश्वत देना नहीं है? चाचा, आप ये तियानचैन, ये प्रांत की ओर से तुम्हारे लिए सम्मान पत्र है। धन्यवाद सचिव। सुना है तुमने दान भी दिया है और ग्रामीणों की समृद्धि में मदद भी की है, इसीलिए मैं खास तौर पर ये लेकर आया हूं। नेताओं का धन्यवाद, सरकार के भरोसे का शुक्रिया। मैं पूरी निष्ठा से अपना काम करूंगी, कभी भी अपने नाम रेंशन परोपकार को कलंकित नहीं होने दूंगी। लियू शिचेंग, क्या अब भी तुम अपनी हरकतें जारी रखोगे? सचिव, ये सब मेरी गलती है, मैंने तियानचैन को गलत समझा। मैं माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दें। मुझसे गलती हो गई, मुझे खेद है। दफा हो जाओ यहां से, मैं तुम्हें और नहीं देखना चाहती। सचिव, आज जो कुछ भी हुआ सब आपकी बदौलत है। अरे कोई बात नहीं, जनता की संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सही सुना तुमने। तियानचैन, एक और बात है, क्या तुम्हें पता है? क्या? सुनो, तुम्हारे गांव के मुखिया का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। ग्रामीणों द्वारा नामित नए मुखिया के उम्मीदवार सरकार को सौंप दिए गए हैं। उस सूची में तुम्हारा नाम भी है। तो है, यह वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने सुना है चिंगशुई गांव के वर्तमान मुखिया उस पद के लिए बहुत ज्यादा लालायत हैं। वे बस बने रहना चाहते हैं। मुझे नाम या शोहरत की लालसा नहीं है, मैं बस इतना चाहती हूं कि मेरा परिवार बेहतर जीवन जी सके। तियानचैन जी, मेरी बात सुनो। अगर मैं कहूं कि झांग गुओकिंग तुम्हारी कमाई की रफ्तार से जलता है, रेंशन हर्बल स्टोर के साथ गुप्त रूप से मिलीभगत करना, गांव के मुखिया के रूप में फिर से चुने जाने के बाद तुम्हारे जड़ी बूटी के व्यापार को हथियाने की योजना है, अब क्या करें? ठीक है, मैं समझ गई, धन्यवाद सचिव जी। झांग गुओकिंग 67 वोट, झांग तियानचैन 107 वोट। वाह, मैं घोषित करती हूं, झांग तियानचैन 107 वोटों के साथ चिंगशुई गांव की नई मुखिया चुनी गई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सचिव जी, आप सभी का धन्यवाद। मैं आप सभी की उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगी। ठीक है। तियानचैन, सुनो, अब हमारी जड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मेरे और मेरी टीम के भरोसे पुराने तरीकों से काम चलाना अब काफी नहीं है। अब हमें एक फैक्ट्री बनानी ही होगी। लेकिन आप हमारे गांव का नक्शा तो देखिए, हर घर ने जड़ी बूटियां उगा रखी हैं। सच में फैक्ट्री बनाने के लिए अब और जगह नहीं बची है। जड़ी बूटियां दूसरी चीजों जैसी नहीं होती, ये मौसम और तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। एक भी चीज की कमी हुई तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। अभी जो लोग काम कर रहे हैं वे पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। अगर तुमने फैक्ट्री नहीं बनाई तो तुम्हारी सारी जड़ी बूटियां गोदाम में सड़ जाएंगी। फैक्ट्री तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे जो हो जाए बनानी ही होगी। मुखिया झांग, पदोन्नति के लिए बधाई हो। मालिक वांग, कैसी पदोन्नति और कैसा जश्न। काम की बात बताओ। मुझे याद है कि आपके यहां संतरे का सीजन तो कब का खत्म हो चुका है ना? आप यहां कैसे आए? अरे मुखिया झांग, गांव वाले आपकी मदद के लिए बहुत आभारी हैं, इसलिए मैं कुछ स्थानीय उत्पाद लाया हूं। मालिक वांग, काम की बात सीधे कहिए। ये सब उपहार लाने की क्या जरूरत थी? इसे वापस ले जाइए। अरे मुखिया झांग, आपने हमारे संतरे बेचने में मदद की। हमारे यूलिंग गांव के ग्रामीण बहुत आभारी हैं। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। रुकिए मालिक वांग, मैं आपको अपना दोस्त मानती हूं। आप मुझे मुसीबत में कैसे डाल सकते हैं? आप ये सामान वापस ले जाइए, वरना आगे की बात करने का कोई मतलब नहीं है।
भविष्य में अगर आपको तियानचेन से कोई काम हो तो ये सब चीजें वापस ले जाइए। अरे बात ऐसी है कि मुखिया झांग, आप हमारे गांव आई तो स्थिति तो जानती ही हैं। हम सिर्फ संतरे पर निर्भर हैं, पूरा साल गरीबी में बीतता है। सुना है कि आपके चिंगशुई गांव की जड़ी बूटियां शहर में बहुत बिक रही हैं। हमारे यूलिंग गांव के मुखिया सुन चांगफू ने मुझे पूछा था कि क्या हम भी आपके साथ जड़ी बूटियां उगा सकते हैं, थोड़ा फायदा हमें भी मिल जाए। मालिक वांग, हम वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं, पर सच कहूं तो हम जो जड़ी बूटियां खरीद रहे हैं वे पहले से ही काफी हैं। तो फिर यह अब क्या किया जाए, क्या कोई और रास्ता नहीं है? कीमत का पता चला। चिंगशुई गांव से खबर आई है। चिंगशुई गांव में कुछ समय पहले बहुत सारे सूखे आड़ू के पेड़ काट दिए गए थे, जिसके कारण एक बड़ी जगह खाली हो गई है। अच्छे यातायात वाली उस बंजर जमीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। गांव के मुखिया सुन चांगफू परेशान हैं। बंजर जमीन मिल गई। वांग साहब, मेरे पास एक तरीका है जिससे आप लोगों का चिंगशुई गांव हमारे जड़ी बूटी के व्यापार में शामिल हो सकता है। बस यह नहीं पता कि आप लोग तैयार हैं या नहीं। तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। झांग साहब बताइए। हमारी जड़ी बूटियों की बात करें तो मात्रा तो काफी है, लेकिन उन्हें प्रोसेस करने वाले लोगों की कमी है। मैंने सुना है कि आपके चिंगशुई गांव में हाल ही में काफी बंजर जमीन खाली हुई है। आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका क्या किया जाए, अगर मुमकिन हो तो। अरे तियानचेन, क्या तुम उस जमीन पर फैक्ट्री बनाना चाहती हो? मेरा यही इरादा है। बहुत बढ़िया, हमारा गांव जड़ी बूटियों के उत्पादन की जिम्मेदारी लेगा और आप लोग प्रोसेसिंग का काम संभालें। इस तरह से मैं हर महीने आपके गांव को 80 युआन दूंगा और जिम्मेदारी आपकी होगी। तकनीकी मार्गदर्शन के लिए हमारे वांग जड़ी बूटी चुनने वाले वांग चाचा इसकी जिम्मेदारी लेंगे। आपको क्या लगता है? अरे वाह, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। मैं वापस जाकर यह अच्छी खबर मुखिया जी को बता दूंगा, वो पक्का मान जाएंगे। ठीक है, मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं सहमत नहीं हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सुन चाचा, मुखिया जी, मैंने बड़ी मुश्किल से बात पक्की की है। यह मुखिया जी, तकनीकी कर्मचारी और मशीनों के पुर्जे सब मिल गए हैं। अब आप इन सब बातों से पीछे हट रहे हैं। नहीं नहीं, क्या सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा? मैं तो बस यही कह रहा हूं कि तुम युवा लोग बहुत जल्दबाजी करते हो। तुमने कहा था कि मुखिया जी के साथ जड़ी बूटी उगाएंगे, मैं उस बात से सहमत था। अरे अब तुम कह रही हो कि बंजर जमीन पर फैक्ट्री बनानी है। ये तो पागलपन है। अगर मुझसे पूछो तो वो फैक्ट्री बस कंक्रीट का ढेर है। वहां अनाज नहीं उग सकता, पेट भी नहीं भरेगा। हम पीढ़ियों से किसान रहे हैं। अगर अनाज नहीं उगाएंगे तो फिर क्या उगाएंगे? अब जड़ी बूटी उगाने में भी कोई हर्ज नहीं है। भले ही पैसे थोड़े कम हों, लेकिन कम से कम कोई बड़ी आपदा तो नहीं आएगी, सब स्थिर रहेगा। शांति से काम करो, ये तुम्हारी उस फैक्ट्री से कहीं बेहतर है। मुखिया जी सही कह रहे हैं। कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, लेकिन अगर वो बंजर जमीन हो तो, जिसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते, बंजर जमीन तो इस्तेमाल की जा सकती है। वो बंजर जमीन भी तो जमीन ही है। मैंने दूसरे गांवों के लोगों से सुना है कि एक बार फैक्ट्री बन गई तो आसपास की जमीन पर कुछ भी नहीं उग पाएगा। बेटी, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। जितना तुमने खाना नहीं खाया होगा, उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है। और मुझे खेती करने की सलाह तो बिल्कुल मत दो। जो सामने दिख रहा है वही सच है। फैक्ट्री में काम करने का क्या भरोसा, कब तक टिकेगा? अगर हमारे गांव में तुमने कोई फैक्ट्री खुलवा दी और खुदा न खास्ता अगर वो बंद हो गई तो जमीन भी बर्बाद हो जाएगी। तब हमारे गांव के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, सब खाली हो जाएगा। फिर हम किसके पास रोने जाएंगे? महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, फैक्ट्री बंद हो गई है, रिपोर्ट जारी करो। सन चांगफू का बेटा सन जियानजुन कुछ दिन पहले ही फैक्ट्री से निकाला गया है। उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई है। इसी वजह से सन चांगफू फैक्ट्री खोलने के पूरी तरह खिलाफ हैं। साथ ही चिंगशुई गांव में पेड़ काटने के प्रोजेक्ट के कारण 2000 का कर्ज बकाया है। प्रोजेक्ट का भुगतान पूरा नहीं हुआ है। सामूहिक फंड की स्थिति बहुत तंग है। सन अंकल, आपकी चिंता मैं समझ सकती हूं। यह एक प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, कोई केमिकल फैक्ट्री नहीं है। हम इसे खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रही बात बेरोजगारी की, सन अंकल, मैं जानती हूं कि बेटे के नौकरी से निकाले जाने के कारण आप फैक्ट्री को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन रेंशन हर्बल स्टोर की तरक्की तो आपने देखी ही है। तभी तो मैंने वांग बॉस को
चिंगशुई गांव आकर मेरे साथ काम करने के लिए कहा। मैं आपसे बिल्कुल साफ बात करती हूँ, मैं रेंशन हर्बल स्टोर हूँ। अभी बाइहुआ बाजार में मां मैनेजर के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं, सरकारी स्तर पर और प्रांतीय सरकार से भी। हमें ईमानदार व्यापारी का सम्मान मिला है। हालात बहुत अच्छे हैं। वहां जड़ी बूटियों की मांग इतनी है कि पूरी नहीं हो पा रही। अगर फैक्ट्री बन गई तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि यह फैक्ट्री हमेशा चलती रहेगी, लेकिन मैं यह वादा जरूर कर सकती हूं कि कम से कम अगले 5-10 साल तक कोई समस्या नहीं आएगी। सच में? जी। तो सन अंकल, अगर फैक्ट्री बन जाती है तो मैं गांव में कम से कम 30 नौकरियां दे पाऊंगी। फैक्ट्री के कर्मचारी हमारे गांव के ही लोग होंगे। इसके अलावा मैं 3 साल की सैलरी पहले ही दे सकती हूं, कुल 3000 रुपये। आपको क्या लगता है? झांग विलेज हेड, तुम वाकई काबिल हो। रेंशन हर्बल स्टोर को इतना बड़ा और मजबूत बनाने वाली तुम ही हो। तुम बहुत होनहार हो। तो देखो, फैक्ट्री बनाने की बात। ठीक है झांग विलेज हेड, जब तुमने इतनी बात कह दी है तो मैं समर्थन क्यों नहीं करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समर्थन के लिए शुक्रिया। ठीक है, तुम गुओकियांग को साथ ले जाओ और जमीन देख लो। तुम वाकई नई पीढ़ी की होनहार लड़की हो। शुक्रिया शुक्रिया। अरे तियानचैन, जरा देखो तो, हमें तो कारखाना और जल्दी शुरू कर देना चाहिए था। ये प्रांतीय औषधि परीक्षण संस्थान की गुणवत्ता रिपोर्ट है। हमारी नई जड़ी बूटियों में सक्रिय तत्व मेरे और मेरे भाइयों द्वारा पुरानी विधियों से तैयार की गई दवाओं से 10% अधिक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दवा की गुणवत्ता भी और स्थिर हो गई है। अरे प्रभावशीलता भी और बढ़ गई है। इसे देखते हुए हमारा रेंशन ब्रांड अब पूरी तरह जम चुका है। तो फिर आपकी बात माने तो क्या हम रेंशन हर्बल स्टोर की तरह एक दवाओं की दुकान नहीं खोल सकते? आप ही बताइए, क्या यह मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हमारे पास चिंगशुई गांव की जड़ी बूटियों की आपूर्ति है और अपना खुद का कारखाना भी है, बेहुआ बाजार। अब हमारा सारा माल खपाने में सक्षम नहीं है। अब हमें वाकई अपनी खुद की दुकान खोल लेनी चाहिए। ठीक है वांग अंकल, दुकान खोलने का काम मैं आपको सौंपती हूँ। ठीक है, यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। क्या? हमारी दवा की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, प्रक्रिया भी जटिल नहीं है। हमें बस अभी एक ऐसे प्रमाणित डॉक्टर की कमी है। वांग अंकल, क्या गांव के स्वास्थ्य केंद्र के हु अंकल को मनाना सही रहेगा? हु अंकल मनाना तो ठीक है, लेकिन तुम उन्हें उनके स्वास्थ्य केंद्र से हमारी दुकान में कैसे लाओगी? जांच से पता चला है कि आप उन्हें लाने की फिराक में हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हु दिखने में तो शांत रहते हैं, पर असल में वे हमेशा से आम जड़ी बूटियों का उपयोग करके महंगी दवाओं का विकल्प खोजने पर शोध कर रहे हैं और वे अपने शोध के परिणामों को ग्रामीण जड़ी बूटी विकल्प पुस्तिका में संकलित कर रहे हैं। लेकिन जड़ी बूटियों की स्थिर आपूर्ति न होने के कारण उनका शोध अक्सर बीच में ही रुक जाता है। वांग अंकल, मेरे पास एक तरकीब है। कैसी तरकीब? आपको पता होना चाहिए, वो बूढ़े हु का मिजाज बहुत अजीब है। अगर तुम जबरदस्ती करोगी तो वो नहीं मानेंगे। मुझे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तो ऐसे कई कारण हैं जिन्हें वो मना नहीं कर पाएंगे। वो क्या कारण है? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। तुम भी ना बड़ी चालाक हो। खैर, कल आप जाकर कागजी कार्रवाई शुरू कर दीजिए। हु अंकल का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात पक्की रही। अगर तुमने मुझे बेकार में चक्कर कटवाए तो वापस आकर देख लेना। निश्चिंत रहिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगी। दीदी, मेरा चयन बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के हिंदी साहित्य विभाग में हो गया है। सच में? जल्दी देखो, बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, चीनी भाषा। देखो, हमारे गांव में अब एक कॉलेज स्टूडेंट है। और सुनो, मैंने जो हमारे गांव के बारे में लिखा था, जड़ी बूटियों से समृद्धि लाने वाला वो लेख, क्या वो अखबार में नहीं छपा था? एडमिशन ऑफिस के टीचर ने उसे देख लिया और कहा कि उम्मीद है कि कॉलेज जाने के बाद मैं कॉलेज की पत्रिका में भी योगदान दूंगी और प्रचार के काम में भी मदद करूंगी। शीशी, तुमने कमाल कर दिया। दीदी को तुम पर बहुत गर्व है। दीदी, आपका शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मैं कब की पढ़ाई छोड़ चुकी होती। ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? क्या दीदी ने पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हें हर हाल में पढ़ाऊंगी? हम बहुत बढ़िया। हमारी फैक्ट्री ने शानदार शुरुआत की है और अब शीशी का बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया है। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अरे हाँ दीदी, वो जड़ी बूटी प्रसंस्करण फैक्ट्री, क्या वो तैयार हो गई?
हाँ, नतीजे काफी अच्छे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूं कि मौके का फायदा उठाऊं और रेंशन हर्बल स्टोर जैसा एक और स्टोर खोलूं। तो क्या आपको मेरी जरूरत है अपनी कलम चलाने के लिए तुम्हारी मदद से एक लेख लिखवाऊं ताकि हमारे रेंशन हर्बल स्टोर की साख और बढ़ जाए? बिल्कुल बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, दीदी को बस तुम्हारी कलम की ताकत चाहिए। हमारे रेंशन हर्बल स्टोर के लिए कुछ और कहानियां लिखो, उन्हें अखबार में छपवाओ ताकि हमारी ओपनिंग के लिए माहौल बन सके। ठीक है, जब आपने इतने प्यार से कहा है तो मैं आपकी बात मान लेती हूं। मेरी बहन कितनी अच्छी है, लेकिन ज्यादा खुश मत होइए। मुझे कॉलेज के लिए जो बैग और स्टेशनरी चाहिए, मुझे सबसे लेटेस्ट वाला चाहिए। ठीक है, सब दीदी पर छोड़ दो। तियानचैन, तुम यहां कैसे आए? क्या कोई परेशानी है? हूँ अंकल, मैं बस शहर से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। ठीक है, आराम से बैठो। अरे हाँ, हूँ अंकल, हमारे रेंशन हर्बल स्टोर की जड़ी बूटियां आपको कैसी लग रही हैं? गुणवत्ता वाकई लाजवाब है, उस पुरानी दुकान से तो कहीं बेहतर है। अब तो मैं अपने इस स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ तुम्हारी जड़ी बूटियां ही इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ दिन पहले वांग अंकल से कह रही थी कि शहर में एक हर्बल स्टोर खोलना चाहती हूं। स्टोर खोलना, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तब तो मुझे दवाएं लेने के लिए बार बार शहर के बाजार नहीं भागना पड़ेगा। कितनी सुविधा हो जाएगी। बिल्कुल, मैंने खास तौर पर शहर में जाकर पता किया था, वहां एक ऐसे डॉक्टर की कमी है जिस पर लोग भरोसा कर सकें। तियानचैन, मैंने अपनी आधी जिंदगी इस स्वास्थ्य केंद्र में बिता दी है, मुझे आदत हो गई है, और अगर मैं यहां से चली गई तो यहां के लोगों का क्या होगा? वे क्या करेंगे? हूँ डॉक्टर, सुनिए, आप निश्चिंत रहें। आने से पहले मैंने सचिव से बात की थी। उन्होंने कहा कि अगर आप पद छोड़ते हैं तो वे किसी और की व्यवस्था कर देंगे गांव के क्लिनिक में। झांग तियानचैन, मैं जानता हूं तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन इस जगह से इतने सालों में मेरा गहरा लगाव हो गया है, मैं अभी भी इसके लिए हाँ नहीं कह सकता। अरे हूँ अंकल, मैंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है, मेरी बात तो सुनिए। अगर आप आ सकें तो मैं आपको हर महीने 100 रुपये दूंगी, और साथ ही हमारे रेंशन हर्बल स्टोर के स्टॉक से आप हर महीने 30 किलो जड़ी बूटियां ले सकते हैं अपने शोध के लिए। कैसा रहेगा? झांग तियानचैन, तुम्हें ये कैसे पता? हूँ अंकल, मैं बचपन से ही उत्सुक थी कि उस छोटी सी किताब में आखिर क्या लिखा है। कुछ दिन पहले ही मां ने मुझे बताया कि आप हमेशा से शोध कर रहे थे कि कैसे साधारण जड़ी बूटियों का उपयोग करके महंगी जड़ी बूटियों की जगह ली जा सके। सही कहा ना? तुम्हारी मां ने तुम्हें बताया? हाँ, मेरी मां ने ही मुझे बताया। मुझे याद है उस समय जब मां के पैर में चोट लगी थी, उन्हें लगा कि मेरी दवा बहुत महंगी है, इसलिए उन्होंने दवा लगाने से मना कर दिया था। बाद में जब मैंने सस्ती दवा दी, तभी वे इलाज के लिए माई। मैंने उनसे बहुत विनती की थी कि किसी को मत बताना। आपकी मां ने फिर भी बता दिया। माफ कीजिएगा मां, हमारे बेहतर भविष्य के लिए आपको थोड़ा त्याग तो करना ही होगा। झांग तियानचैन, यह मामला बहुत बड़ा है, मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। ठीक है हूँ अंकल, अगर आप मान जाएं तो मैं आपके जीवन भर के शोध के परिणामों को एक किताब में प्रकाशित करवा सकती हूं और इसे सार्वजनिक भी कर सकती हूं। आप खुद भी दवा के नुस्खों का नाम रख सकते हैं। मैं उन्हें ड्रग कंट्रोल ब्यूरो में जांच के लिए भेज दूंगी। अगर आप सोच लें तो कभी भी मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। अरे रुको रुको, क्या हुआ? हूँ अंकल, तुमने अभी जो कहा, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। हम क्या ये बायहुआ बाजार नहीं है? क्या ये रेंशन हर्बल स्टोर की मालकिन है? उसने भी अपनी दुकान खोल ली है। लगता है तुम खबरों से काफी पीछे हो। इससे पहले झांग का नाम अखबार के मुख्य पृष्ठ पर भी आ चुका है। उसमें लिखा था कि रेंशन हर्बल स्टोर न केवल उच्च गुणवत्ता वाली है, बल्कि कीमतें भी कम हैं। वे वास्तव में आम लोगों के बारे में सोचती हैं। सच में या मजाक कर रहे हो? सच कह रहा हूं, देखो, क्या वो मां मैनेजर नहीं है? मां मैनेजर, आप यहां आए हैं। क्या तुम हमारे बायहुआ बाजार से जुड़ी हुई हो? अब तुमने भी दुकान खोल ली है, मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करूंगी। यह एक उपहार है। सिर्फ अपने जड़ी बूटी के व्यापार पर ध्यान मत दो। बाजार में जो स्थानीय उत्पाद देने हैं उन्हें मत भूलना। अरे मां साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगले साल वसंत आने दीजिए, शकरकंद की पहली खेप आते ही हम सबसे पहले आपको ही भेजेंगे। शीशी। क्लास मॉनिटर, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? मुझे तो तुमसे इस बारे में बात करनी थी। इतनी बड़ी दुकान खोली है तुमने और हमें बताया तक नहीं। मैंने तो अखबार में पढ़ा तब पता चला।
छोड़ो, अब इस बात को जाने दो। मैं कामना करती हूँ कि तुम्हारी रेंशन हर्बल स्टोर खूब फले फूले और चारों दिशाओं में इसका नाम हो। अरे नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, दुकान के लिए ऐसा मत कहिए। व्यापार फले फूले ये तो ठीक है, पर बेहतर होगा कि दुकान पर भीड़ कम हो ताकि सब लोग स्वस्थ और निरोगी रहें। क्या खूब कहा है आपने। झांग, आपकी सोच वाकई बहुत ऊंची है। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपकी जड़ी बूटियों की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और दाम भी बहुत कम है। अगर यह व्यापार रेंशन हर्बल स्टोर वाले हथिया लें तो बहुत बुरा होगा। सही कहा, वे लोग पक्का गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर लिन बहुत अच्छे हैं। अरे शीशी, सुना है तुम्हारा चयन बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के चीनी साहित्य विभाग में हो गया है। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर लिन, आप बहुत विनम्र हैं। ये सब प्रथम मिडिल स्कूल के शिक्षकों और आपके मार्गदर्शन का फल है। इतना कम मत आंकिए खुद को, यह आपकी अपनी कड़ी मेहनत है। मैं जानती हूँ बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी के चीनी साहित्य विभाग के प्रोफेसर टोंग को भविष्य में अगर तुम्हें कोई काम हो तो सीधे उनसे संपर्क कर लेना। सच में वे तो मेरे आदर्श हैं। दीदी, मैं भी आ गई। अरे वाह, अरे तुम यूयू को कैसे भूल गई। आओ यूयू, देखो दीदी की दुकान कैसी है। दीदी, अरे क्या तुम नाराज हो। ये दीदी की गलती है। लो तुम्हारे लिए टॉफी। मम्मी ने कहा है कि मैं अजनबियों से कुछ नहीं ले सकती। मम्मी पापा मुझे खुद खरीद कर देंगे। अरे यूयू, तुम ये क्या कह रही हो। दीदी को बहुत बुरा लग रहा है। दीदी तो तुम्हारे पास है, क्या मैं अब भी अजनबी हूं। नहीं नहीं दीदी, तुम दुखी मत हो। ठीक है, यूयू को परेशान मत करो, वो तो रोने ही वाली है। यूयू, तियानचेन और शीशी अजनबी नहीं है, इसे ले लो। अच्छी बच्ची। हाँ बिल्कुल सही, मैंने भी तुम्हारे लिए एक उपहार तैयार किया है। ये जड़ी बूटियों पर कुछ किताबें हैं और कुछ सार्वजनिक नवीनतम शोध परिणाम भी हैं। लेकिन ये चीजें यहाँ इसे निकालना ठीक नहीं होगा। बाद में मैं शीशी से कह दूंगी कि वो तुम्हें दे दे। ठीक है, आपको कष्ट होगा। अरे क्या सचिव लियू भी आए हैं। क्या वह भी उद्घाटन में शामिल हो रहे हैं। रेंशन हर्बल स्टोर खुल गया है। आपके हाथ में क्या है। सचिव लियू, आप पधारे। आपका हमारे रेंशन हर्बल स्टोर में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे तियानचेन, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम एक साधारण सी लड़की थी। देखो कितना कम समय बीता है और तुमने फिर से गांव वालों को तरक्की की राह दिखाई है। खुद की हर्बल दुकान भी खोल ली। तुम तियानही शहर का गौरव हो। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं। ये सब सरकार के भरोसे और आप जैसे अधिकारियों के मार्गदर्शन का परिणाम है। ठीक है, अब औपचारिक बातें रहने दो। मैं तुम्हारे लिए उपहार भी लाया हूं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिखा है। सचिव, ये क्या यह आपने खुद लिखा है। हाँ, पहली बार बहुत जल्दबाजी में कागज पर लिखा था। इस बार उद्घाटन के मौके पर मैंने इसे पूरा कर दिया। धन्यवाद सचिव लियू, आपको कष्ट हुआ। तियानचेन, समय हो गया है, अब उद्घाटन का समय है। जी बिल्कुल। आज यहां पधारे सभी अधिकारियों, सभी सम्मानित अतिथियों और मेरे प्यारे गांव वालों का स्वागत है। यहां आने के लिए मैं इस दुकान की मालकिन झांग तियानचेन हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे रेंशन हर्बल स्टोर के उद्घाटन समारोह में। ठीक है, सच कहूं तो कुछ महीने पहले मेरी मां बीमार थी। मेरी बहन की पढ़ाई अधूरी थी और मैं खुद कर्ज में डूबी हुई थी। मैं वास्तव में बहुत आभारी हूं आप सभी की मदद के लिए। तभी मैं इन मुश्किलों से बाहर निकल पाई। आज मैं यहां तक पहुंची हूं तियानही शहर में अपनी पहली हर्बल दुकान के साथ। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये जीवन का चक्र है जिससे हर कोई गुजरता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे डॉक्टर हूं जैसे नेक डॉक्टर मिले और साथ ही सही जड़ी बूटियां भी मिल गईं। लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवा नहीं खरीद पाते या जिन्हें अच्छी दवा नहीं मिल पाती। इसीलिए आज मेरे रेंशन हर्बल स्टोर का जन्म हुआ है। बहुत बढ़िया। यहां मैं घोषणा करती हूं हमारे रेंशन हर्बल स्टोर का उद्घाटन अब शुरू होता है। ठीक है, 1 2 3 उद्घाटन। बहुत बहुत बधाई। मेरे पास एक और खुशखबरी है। इस पूरे एक हफ्ते तक जो भी हमारे रेंशन हर्बल स्टोर से दवा खरीदेगा उसे 20% की छूट मिलेगी। बहुत खूब। जो पुराने ग्राहक पहले बाजार में हमसे जड़ी बूटियां खरीदते थे, दुकान पर आने वाले सभी के लिए विशेष उपहार भी हैं। चाहे आप खरीदें या न खरीदें, दुकान पर आकर देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। आइए अंदर आइए। आइए आइए। रेंशन हर्बल स्टोर। माँ, ये सोफा देखिए, आप आराम से बैठिए, ये बहुत नरम है, टूटेगा नहीं।
यही तो है शहर वाले जिसे सोफा कहते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत नरम है। इसमें काफी पैसे खर्च हुए होंगे ना। माँ, आप पैसों की चिंता छोड़िए, अब मैं कॉलेज में हूँ और दीदी की दुकान भी खुल गई है। आने वाले दिनों में आपको बस आराम करना है। अरे वाह, भगवान ने आखिर सुन ही ली। बच्चों के पिता, क्या आपने देखा? बच्चे कह रहे हैं कि हमें अब आराम करना चाहिए। तुम दोनों भी दिन भर काम करके थक गए होगे, जल्दी बैठो, तुम लोग भी बैठो। माँ, मैं नहीं थकी हूं। आज तो माँ साहब और प्रोफेसर लिन वे सब आए हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं। बहुत ही रौनक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। जब तक आप लोग खुश हैं, माँ को और क्या चाहिए। झांग तियानचेन, क्या तुम घर पर हो? हम भी इस खुशी में शामिल होने आए हैं। तियानचेन, जाकर देखो। झांग आंटी, अंकल और आप सब यहाँ कैसे आए? हम क्यों नहीं आ सकते? तुमने हमें रास्ता दिखाया है चिंगशुई गांव के लोगों के लिए पैसे कमाने का। तुम तो हमारे चिंगशुई गांव की शान हो। शहर में तुम्हारा रेंशिन हर्बल स्टोर खुल गया है। हम तो शहर नहीं जा सकते, लेकिन इतनी बड़ी खुशी के मौके पर हमें बधाई देने तो आना ही था। हमारे पास देने के लिए कुछ खास तो नहीं है। घर की मुर्गियों के अंडे हैं, कृपया बुरा मत मानना। और यह भी 2 दिन पहले पहाड़ से लाई हुई ताजी जड़ी बूटियां, तुम लोग भी चख कर देखो। ये भी लो, ये भी लो। और मेरी तरफ से भी धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, अंकल और आंटी। भविष्य में मेरा रेंशिन हर्बल स्टोर आप सभी की अपनी दुकान है। भविष्य में मेरा रेंशिन हर्बल स्टोर आप सभी की अपनी दुकान है। अगर आप लोगों को सर्दी जुकाम हो या कोई परेशानी हो तो सीधे मेरी दुकान पर आना। मैं आप लोगों को सबसे कम दाम में दवा दूंगी, ठीक है? ये सब क्या हो रहा है? यह क्या माजरा है इतने लंबे समय से? अरे तियानचेन की माँ, तुम बाहर आ गई। तुम्हारी बेटी बहुत होनहार है, उसने कमाल कर दिखाया। अब तो तुम बस आराम करोगी। हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम्हारे अच्छे दिन आ ही गए। अब अपनी बेटी के साथ आराम से रहो। अरे सिर्फ आराम की बात नहीं है, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, हम सब मिलकर खुशहाल रहेंगे। हमारा भविष्य और भी बेहतर होगा।